मेरा नाम है तेज ललवानी। मैं हूँ छत्रपति संभाजी नगर से। पर्सनल ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ। बड़ा ही मज़ा आता है इस काम में, हाँ, इस काम में मज़ा तो आता है लेकिन करने में बहुत तकलीफ होती है सर। लेकिन उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता कैसा हुआ था कि रात में सोचता हूँ ना कि सुबह 7 बजे जिम जाना है, है। हाँ हाँ। फिर 9 बज जाता है सर। एक दिन अचानक से एक लेडी कहती है कि यार वो जो लड़का खड़ा है मुझे उसके साथ ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि पहला ही क्लाइंट अगर आपको ऐसा क्लाइंट मिले, क्योंकि वो क्लाइंट थे पिंकी रोशन, ऋतिक रोशन के मम्मी। ये 5 सेकंड के अंदर वो ट्रांजिशन मैंने करते ही मुझे एक हाथ सामने आते हुए दिखा। हाय आई एम ऋतिक रोशन। हाय सर तेजस। सर मैंने अभी जस्ट आपके कुछ दिन पहले जब छावा मूवी आया है। जी, तो छावा मूवी के पहले तक तो मैं जॉन के साथ काम कर रहा था। हाँ, वेदा में। वेदा के लिए हाँ हाँ हाँ, 8 महीने का वो वेदा का हमारा एक बैच था ट्रेनिंग का। पूरा 8 महीने हम लोगों ने पूरा काम किया वेदा के लिए। तो जब वो 40 दिन के टॉर्चरस सीन्स होते हैं या, तो आप इतने ह्यूज नहीं रहोगे। नहीं रह सकते। करेक्ट, आपको या। 40 दिन खाना पीना नहीं दिया है, धूप में रखा है, टॉर्चर किया है, तो आप डेफिनेटली आपका मसल कम हो जाएगा, फैट परसेंटेज भी कम होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी बॉडी के ऊपर। सर अभी पिछले कुछ दिनों में हमें तो 3-4 साल में ऐसा चलते आ रहा है ना कि कोई जिम करते करते ना कभी बेहोश हो जा रहा है। तो ऐसा क्या है सर, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको रोक कैसे सकते हैं हम? तो सब जगह यही लिखा होता है कि जिम जाना इज अनसेफ, जिम जाना इज अनसेफ। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका द बॉयज़ ऑन वर्क में। आपने छावा मूवी में विक्की कौशल और वेदा में जॉन अब्राहम को तो देखा ही होगा। आई एम श्योर कि आप उनके बॉडी और लुक्स के फ़ैन हो गए होंगे। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिन्होंने छावा मूवी में विक्की कौशल और वेदा मूवी में जॉन अब्राहम को ट्रेन किया है। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं और दे चुके हैं। तो तैयार हो जाइए धमाकेदार और इंस्पायरिंग बातचीत के लिए तेजस लालवानी जी के साथ। हेलो सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए पब्लिक को। मेरा नाम है तेज ललवानी। मैं हूँ छत्रपति संभाजी नगर से। पिछले 9 साल से 8 साल से मैं मुंबई में हूँ और पर्सनल ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ अब तक और बड़ा ही मज़ा आता है इस काम में। हाँ, इस काम में मज़ा तो आता है लेकिन करने में बहुत तकलीफ होती है सर। वर्कआउट करने में तकलीफ ज़रूर होती है लेकिन उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। मैंने भी ट्राई किया था। हाँ लेकिन कैसा हुआ था कि रात में सोचता हूँ ना कि सुबह 7 बजे जिम जाना है, हाँ हाँ। फिर 9 बज जाता है सर। तो 9 बजे चले जाओ ऑफिस, वर्कहॉलिक इंसान। वैसे सर मुझे एक चीज़ जानना था जी। कि आप जब मुंबई आए थे जी। आपने जिम ट्रेनिंग का शुरुआत कैसे किया था आपने? तो मुंबई आने की शुरुआत ऐसे हुई कि उस टाइम पे मैं अपने शहर से एक फ़िटनेस एग्जीबिशन कंपनी होती थी, उसके लिए मैं टिकट्स बेचता था कमीशन बेसिस पे। तो कमीशन बेसिस पे टिकट्स बेचता था, मतलब उनकी टिकट होती थी, उसमें से 100 रुपये पर टिकट मुझे एज अ कमीशन मिलता था। अच्छा, तो वो मेरी सर कब की बात है ये लगभग 2014-2015, ये 2 साल मैंने इस चीज़ के लिए काम किया। नाइस सर। और वो टिकट सेल्स की वजह से उनको शायद लगा होगा कि ये सेल्स में काफ़ी अच्छा इसका कैलिबर है। तो उन्होंने मुझे 2016 में जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई, मुझे उन्होंने जॉब ऑफ़र की फॉर अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। वहीं से कि आप मुंबई आओ, अब आप टिकट्स नहीं, आप हमारे एग्जीबिशन के लिए जो स्पेस होती है वो बेचिए। ओके। तो फिर मैंने वो जॉब ये सोच कर ले ली कि अगर मुंबई आऊँगा तो मेरा ये चांस जो है मिलने का, वो सपना शायद पूरा हो जाए। तो मैंने वो जॉब ले ली। नाइस। जितनी इंजीनियरिंग के लिए सैलरी मिलती थी लगभग वैसी सैलरी मिल रही थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, काम भी अपनी पसंद का मिल रहा है, शहर भी अपनी पसंद का, और सैलरी भी वॉज ऑल्सो डिसेंट, ठीक था। मतलब मैं मुंबई आया, फिर शुरुआत की। पहले पता नहीं था कि रहना कैसे है, कहाँ है, क्यों, कोई आइडिया नहीं था। बहुत तकलीफ हुई। तो तकलीफ़ में ऐसा था कि क्योंकि मेरी नानी जो है ढानू में रहती थी, जो कि मुंबई से थोड़ा ही दूर है, 2-2.5 घंटे की दूरी पे डेली ट्रेन्स चलती है। हाँ, वो चलता। तो मैं ढानू से रोज़ सुबह निकल कर काम पे आता था, काम ख़त्म करके रोज़ वापस ढानू जाता। रोज़ काम कहाँ पे था? काम था मेरा मलाड में। बहुत लंबा था सर। तो पहले 3 महीने ये किया। 3 महीने के बाद में बहुत बर्नआउट स्टार्ट हो गया, क्योंकि एग्जीबिशन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, काम बढ़ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं नज़दीक में आसपास पीजी ले लूँ, थोड़ी 3 महीने की सैलरी आई है, शायद थोड़ा सा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने आप पर। तो वो जगह ढूंढी, स्टार्ट किया, पीजी में रहना शुरू किया। अच्छे लोग मिले पीजी में भी, काम थोड़ा आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि अब कांदीवली से मलाडी जाना था, एक स्टेशन दूर है, रोज़ आधे घंटे का ही ट्रैवल है, चल जाएगा। पर ऐसे करते करते पूरा साल बीत गया,
ना मैं ट्रेनर बन पाया, ना मैं जिम जा पा रहा था ठीक से, ना मैं ऋतिक रोशन से मिला। तो वन फाइन डे ऐसा एग्जीबिशन ख़त्म हो गया था, मैं उठा हूँ सुबह और मेरे को लगा है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब अपने साथ में। और थोड़ा सा ऐसे होता है कि आप आते हो एक सपना लेकर, आपका गोल होता है कुछ अचीव करने का, आप गोल छोड़ के आप ठीक है पैसे कमा रहे हो एक चीज़ है, उसकी खुशी है आपको एक अलग बात है, लेकिन सपना है ना यार कि आप आओगे ट्रेनर बनोगे, ऋतिक रोशन से मिलोगे या उनको ट्रेन करोगे। तो फिर मेरे को लगा कि ये थोड़ा टफ डिसीजन भले, लेकिन फ़ोन उठाया, कंपनी के डायरेक्टर से कहा कि यार आई एम सॉरी, मेरे को ये जॉब छोड़ना है। वो तो पागल हो गया होगा। ही वॉज अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ से आ रहा है, उनको पता चल गया था कि ये शायद क्यों जॉब छोड़ना चाहता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप काम करते हो कहीं ना कहीं आपके लीडर डायरेक्टर बॉस इनको पता होता है कि इसका गोल क्या है, इसका गोल क्या है और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है और इसकी तकलीफ है, उनको क्यों पता होता मुंबई है। आया उन सबको पता चल गया होगा। तो पर उन्होंने मुझे एक कॉरपोरेट मैनर में समझाया कि इसको एब्सकॉन्ड कहते हैं। मेरे लिए पहली बार एब्सकॉन्ड ये वर्ड सुना था मैंने कि एब्सकॉन्ड क्या होता है। तो मैं गया, उनसे मिला, मैंने कहा सर मेरा ये ड्रीम है, मेरे को अब ये पूरा करना है। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे 1 साल जॉब दिया, सारी मदद की, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब मुझे ये गोल अचीव करना है। और बहुत हैप्पीली उन्होंने मुझे जाने दिया, मुझे कोई 1 महीने के नोटिस पीरियड में बांध के नहीं रखा, कुछ नहीं किया। तो मैं बहुत बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि मुझे वहाँ से बहुत अच्छी एक एग्ज़िट मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर फिर 6-7 दिन मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं। इसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, कैसे सोचने में रात भर सोचते होंगे ना कि इसके बाद करूँ क्या मैं। बहुत, क्योंकि यार जॉब चली गई तो फर्स्ट हिट आपका ये होता है कि अब कमाऊंगा कहाँ से आएगा, कमाऊंगा नहीं, खाऊंगा कैसे, रहूँगा कैसे, फ्यूचर कैसे प्लान करूँगा। पर उन 6-7 दिनों में फेसबुक पर एक ऐड आई कि एक्रो जिम एक ट्रेनर ढूंढ रहा है, अगर आप हो इस चीज़ के काबिल हो तो आप आकर इंटरव्यू दीजिए। पर मेरे पास ना सर्टिफिकेशन था, ना ये पता था कि टेक्निकल नॉलेज क्या होता है ट्रेनिंग्स का। ये सिर्फ जिम जाता था तो एक्सरसाइजेस पता है, थोड़ा बहुत इंटरनेट से जो सीखा था वो सीखा था। पर मैंने सोचा कि यार कोशिश करने में क्या हर्ज है, जॉब तो है नहीं, तो देखते अगर मिल गई तो ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। गया जिम, इंटरव्यू देने वगैरह गया, लेकिन पूरा आउट ऑफ शेप, एकदम ऐसा गोल गुब्बारे जैसा गया हूँ। मतलब कोई देखकर बोलेगा भी नहीं कि ये शायद जिम भी जाता होगा, ऐसी वाली हालत में। पर मैं गया ये सोच के कि सर उस समय आपकी वेट कितनी हो गया है? मैं 93-95 के बीच। 93? बिल्कुल। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप ट्रेनिंग के मतलब अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मुझे तो ऐसे पहले ही निकाल देते हैं। पर अब देखो फ़र्क ये है कि उस टाइम पे भी 93 था, आज भी 93 हो। बट अब दिख रहा है अभी। पर अब ज़्यादा मसल है, देयर इज़ अ बेटर शेप, फिटनेस काफ़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें कर लेता हूँ। बट गोइंग बैक टू द स्टार्ट, कि वो इंटरव्यू इस तरीके से हुआ कि वहाँ पर मुझे टेक्निकल सवाल से ज़्यादा मैं एज अ पर्सन कैसा हूँ वो देखा गया। नाइस। कि ये ईमानदार है क्या, ये जो बोल रहा है ये सही। इसने आकर सीधा हमको बोल दिया कि मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने उनको कह दिया था कि आप मुझे जो बोलोगे मैं वो करने तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। एंड दे सेड येस। और लेकिन मेरी जो पिछली जॉब थी वहाँ पर 40,000 की सैलरी चल रही थी मेरी, उसको छोड़कर 6-7 दिन की कमाई नहीं थी मेरे पास में। तो वहाँ से वापस एक 15,000 की सैलरी वाली जॉब जब मैं एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया, वो मैंने एक्सेप्ट। तो सर आप 40,000 से डायरेक्ट 15,000 पे, ऐसा तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया होगा इस चीज़ में, सोचने में भी थोड़ा सा लगता है कि कैसे चलेगी अपनी। नहीं यार, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं सैलरी भली कम हो गई थी लेकिन जो मेरे को करना था मैं वो करने वाला था। थोड़ी सी खुशी होगी इसमें। बहुत खुशी थी, बहुत खुशी थी। क्यों, 15,000 भरी सैलरी आ गई लेकिन अब रोज़ जिम जाने मिलेगा, ओके, रोज़ ट्रेनिंग करने मिलेगी, शायद एक अच्छा ट्रेनर बन जाऊंगा तो मौका मिलेगा। तो जब सैलरी कम थी लेकिन सपने और नज़दीक लग रहे थे ना पूरे होने के, तो अच्छा लग रहा था, एंजॉयमेंट थोड़ा तो सा। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। और क्योंकि पहला महीना तो मैंने 15 ही दिन काम किया था, मैंने जॉब छोड़ी है, 6 दिन का ब्रेक लिया है, 15 फरवरी को मैंने जॉब स्टार्ट की है। तो आधा महीना, मतलब उस महीने तो 7,500 ही आई थी मेरे सैलरी में, 7,500 का चेक आया था मेरे पास में। लेकिन ऐसा बिल्कुल दिल को ये नहीं लगा था कि यार ये कैसे चलेगा यार मेरा घर, या फिर मैं कैसे ही काम कर लूँगा। भरोसा था फ्री कि बिल्कुल। हाँ, कि यार अब शायद सही जगह पे आ गया हूँ, शायद हो जाएगा अब। तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रगल या प्रॉब्लम तो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं लगी थी।
मतलब आपका क्या था, स्टार्टिंग से ही मैं तो गोल था कि मुझे जिम ट्रेनर ही बनना है, मुझे ऋतिक रोशन से मिलना है, ये मेन फोकस था आपका? गोल तो स्टार्टिंग में यही थे, लेकिन इन सब के पीछे ना काम करना या फिर मेहनत करने में कभी प्रॉब्लम नहीं थी। वो चाहे आप 40,000 की सैलरी पे काम करवा दो हाँ। या 15,000 की सैलरी पे काम करवा दो, काम है तो मैं उसको पूरा दिल से कर लूँगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करने में आज भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बट सर, अगर आप गांव से हैं, जैसे कि अब छत्रपति संभाजी नगर एक गांव है, शहर है यार, शहर है, अरे बहुत अच्छा शहर है, मैं कभी गया नहीं वहाँ पे। बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छा शहर। मैं अब तो डेफिनेटली आऊँगा, क्योंकि ये महाराज जी का घर है, शहर उनके नाम से ही है पूरा। जी। तो बट इसी सर मुझे जानना ये था कि आपके जो फादर्स हैं, फैमिली हैं, उनका कैसा रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप इस फील्ड में आना चाह रहे हो? पहले तो 6 दिन जब मैंने ब्रेक लिया ना, तब मैंने उनको बताया नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ दिया। और 6 दिन बाद जब इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैंने 3 दिन का टाइम लिया था जॉब ज्वाइन करने में, क्योंकि मुझे फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना था। तब जाकर मैंने उनको बताया था, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे कि यार कम सैलरी का जॉब ले लिया है, और ये एक ऐसी फील्ड होती है कि जहाँ पर क्या करेगा, जिम कोई जाके ऐसा ट्रेनिंग। ऐसे मेरे अगर माना जाए ना, तो मेरी फैमिली गांव से है, अगर उनको बोलो जिम ट्रेनर है, ये क्या होता है? वो उनका कंसर्न है, हाँ। वो उनकी चिंता है आपके लिए। और मैं समझ रहा था कि अगर मेरे माँ बाप उस टाइम पे थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, तो वो इसीलिए कि यार इसका फ्यूचर अच्छा सेट हो या आगे चल के अच्छा कमाए, घर बसाए, इसीलिए वो चिंता थी। जॉब से प्रॉब्लम नहीं थी, शायद कमाई से थोड़ा सा डर लग रहा था उनको कि यार ये फ्यूचर में अच्छा तो कर लेगा ना। और वो मैं समझ गया था कि यार ये इनका कंसर्न है, लेकिन मैंने उनको ये चीज़ का भरोसा ज़रूर दिया था कि यार हो जाएगा, आप स्ट्रेस मत लो, मैं कुछ ना कुछ करके आई विल मेक श्योर कि यार लाइफ में कुछ तो अच्छा मैं कर ही लूँगा। तो आप बिल्कुल बिंदास गो बैक होम, आराम से छुट्टी उट्टी मना के मैं ये जॉब स्टार्ट करता हूँ, आगे देखेंगे जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, स्ट्रेस नहीं लेंगे उस चीज़ का। या तो ये पूरा कूल करवा दिया था अपने मम्मी पापा को? बिल्कुल। लेकिन अब उनको खुशी हो रहा होगा? आज मेरे को लगता है बिल्कुल बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप मिले कि नहीं ऋतिक रोशन सर से अब तक? बिल्कुल मिला, मिल लिया। हाँ, मैंने पढ़ा था और देखा भी था कि आपने एक सेशन उनके साथ भी किया है। तो जब जॉब शुरू हो गई थी मेरी एज ए ट्रेनर, सब हो गया था, 1-1.5 महीना चला गया, मैं बस फ्लोर पे रोज़ खड़ा हूँ, आ रहा हूँ, देख रहा हूँ काम कैसे चल रहा है। पर एक दिन अचानक से एक लेडी कहती है कि यार वो जो लड़का खड़ा है, मुझे उसके साथ ट्रेनिंग करनी है। और मैं तो थोड़ा सा डर गया था पहले कि यार मैं, क्योंकि पहला ही क्लाइंट अगर आपको ऐसा क्लाइंट मिले तो आपको खुशी तो बहुत है, लेकिन डर इतना होगा अंदर से, क्योंकि वो क्लाइंट थे पिंकी रोशन, ऋतिक रोशन के मम्मी। ओके। तो उन्होंने कहा, और फिर मेरी वहाँ से जो मेहनत शुरू हुई है, क्योंकि रोज़ मैं पहले तो उनके लिए वर्कआउट बना रहा हूँ, वो वर्कआउट मैं करके देख रहा हूँ कि उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सीनियर से डिस्कस करके अगले दिन वर्कआउट करवा रहा हूँ। ऐसे चलता गया, और एक दिन फिर जो ऋतिक रोशन के मेन ट्रेनर थे, उन्होंने आके पिंकी मैम से पूछा कि क्या इसको ऋतिक को ट्रेन करने के लिए भेजना चाहिए? तो पिंकी मैम ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि बिल्कुल भेजना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए इसने। और वो एक दिन था कि सुबह 12 बजे मैं जिम में था, 3 बजे मुझे ट्रेनिंग के लिए जाने कहा गया। मैं गया हूँ, लेकिन 3 के 4:30, 5, 6 बज गए अभी शाम के, और सर आए नहीं है। सर नहीं आए? और उस टाइम पे मेरी नर्वसनेस पहली बार बढ़ती गई। मैं समझ सकता हूँ सर। अब आप पहुँच गए हो, है ना, आपने सब कर लिया, आप मुंबई आ गए, आपने जॉब छोड़ दी, कम सैलरी पे जॉब उठा ली है, सब कर लिया है। अब आज आपको लग रहा है कि सपना पूरा होने वाला है, आप इतने नज़दीक हो सपने के, और 3 घंटे रुक कर भी आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, हार्ट रेट ऊपर 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 जा रहा है, और आप सोच रहे हो कि अरे यार शिट, शायद सवाल आने शुरू हो जाते हैं यार कि उनको ऐसा लगा होगा कि शायद से ये ट्रेनर अच्छा नहीं, मैं इसके साथ में ट्रेनिंग नहीं कर सकता, या उन्होंने आपको शायद से इग्नोर कर दिया होगा कि सोचेंगे कि मैं अकेले कर लेता हूँ वर्कआउट कभी आके ये। पर सडनली 6:30 बजे के आसपास वो जिम में आ रहे, मुझे दिख रहा है सर, और अब मेरे पास में हार्डली 2 से 5 सेकंड है उस नर्वसनेस को भगाने के लिए, उस फैन बॉय को अपने अंदर से निकालने के लिए, और एक एकदम प्रोफेशनल ट्रेनर कि जिसको सिर्फ अपने काम से मतलब है और वो कुछ नहीं करना चाहता। ये 5 सेकंड के अंदर वो ट्रांजिशन मैंने करते ही मुझे एक हाथ सामने आते हुए दिखा,
हाय आई एम ऋतिक रोशन। ऐसे सिचुएशन में ऐसा लगता है ना कि कभी कभी कैसा होता है ना कि लगे कि अब हार्ट अटैक आने वाला है, किससे मिलने वाला हूँ, मेरे ऐसा सोचने की अभी क्या होगा, मैं क्या बोलूँ, लेकिन वो जैसी वो हाथ आ गया है ना, तुरंत मैंने अपना हाथ बढ़ाया, हाय सर तेजस, कूल। और पूरा वो 1 घंटा ट्रेनिंग का पूरा बीत गया अच्छे से। मैंने अपना बेस्ट जो उस टाइम पे उस मोमेंट में मेरी नॉलेज से मेरी ईमानदारी से जो था मैंने उस सेशन में पूरा दे दिया। सारा जनरल नॉलेज वहाँ पे निकाल दिया था आपने। जितना मेरे पास में था वो सब एक्सपीरियंस, नॉलेज, केयर, कंसर्न, कमिटमेंट जो भी था सब निकाल दिया मैंने उस दिन वहाँ पर। ओके। और बस हो गया, मैं घर आया हूँ उस दिन जितने चैन से मैं सोया हूँ। और वो दिन था जब मैंने अपने घर वालों को कॉल करके बोला था कि अब हो गया, अब हो गया जो था, अब मेरे को लगता है अब मैं खुशी होगी, पहुँच गया हूँ जहाँ पर मुझे जाना था। मतलब लोगों के लिए ड्रीम अचीव करने के बाद में क्या, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, ये मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे कि मैं आगे क्या करूँगा, पर मुझे था कि अब सपना पूरा हो गया। अब चाहे यहाँ से मैं इस काम में रहूँ ना रहूँ, कोई और काम में रहूँ, जहाँ पे भी जाऊँगा, जिस ईमानदारी से मैंने वो सेशन किया है ना, उतनी ही ईमानदारी से सारा काम करूँगा इसके आगे। इसके नीचे कोई काम नहीं होगा। जो भी काम होगा इस कमिटमेंट से, इस मेहनत से होगा या इससे ऊपर होगा, इससे नीचे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ये ठान लिया था। ओके। अगले दिन बहुत खुशी से सारे दोस्तों को, जितनी बची कुची सैलरी थी, सबको उसके साथ पार्टी पे लेके गया, पीजी वालों को लेके गया, सब जगह वो फोटो वोटो भेज दी मैंने। मैंने कहा यार फोटो तो सब ले लिया था आपने उस समय। और फोटो भी ऐसी हुई थी कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी फोटो मांगने की। फोटो तो कुछ दिनों बाद जब उनके घर पे वापस से हमको डिनर पे बुलाया गया। आपको बुलाया उन्होंने? बिल्कुल। फोटो तो मैंने सिर्फ जिम की भेजी थी उनकी, कि मैं इस जिम में उनको ट्रेन करना है, उनके साथ फोटो नहीं ली थी। ओके। क्योंकि जब मैंने वो नर्वसनेस हटा दी थी एंड आई बिकेम दैट प्रोफेशनल, मैंने सोचा था कि यार एज अ प्रोफेशनल मैं उनको ये तो नहीं बोलूंगा ना सर आपके साथ एक फोटो चाहिए। हाँ, ये थोड़ा मेरा प्रोफेशनलिज्म ही खत्म हो जाएगा पूरा। ऑब्वियसली होता है थोड़ा सा, हम लोग भी ऐसे होते नहीं, कभी किसी जब मेरे फैन जो जिसको मैं पसंद करता हूँ, जैसे मेरे मेन एक्टर हैं जिसको मैं चाहता हूँ, उनको देख लूँगा सामने ना, उनके साथ मैं को एक्टर काम भी कर रहा हूँ जी, लेकिन कभी ये नहीं सोचूंगा ना कि सर थोड़ा सा फोटो मिलेगा क्या, अजीब सा लगता है। बस मैं ये था कि यार आज अगर मैं काम करने आया हूँ, काम करके चला जाऊँगा। मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया है। ओके। फ़ोटो शायद दुनिया बिलीव ना करे अगर मैंने फ़ोटो नहीं निकाली है तो, पर मुझे पता है कि मैं आ गया। कुछ दिनों बाद उनके घर पे डिनर के लिए वापस से हमको इनवाइट किया, सबको, पूरी टीम को इनवाइट किया गया। हम लोग गए, पूरे जिम को, पूरे जिम के ट्रेनर्स को मैम ने इनवाइट किया था, सर भी आए। अब मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोटो मांगूं, क्योंकि पता नहीं कैसे मांगते, नहीं पता था। एक नॉर्मल लाइफ में आप बोल सकते हो यार एक फ़ोटो चाहिए, ये स्टेटमेंट आसान है, कहना आसान है, पर वो जो इमोशन है उसके पीछे मेरी तो ज़बान ना खुले, क्योंकि अब मैं प्रोफेशनल स्पेस में नहीं हूँ। मैं आज मैं खाना खाने आया हूँ तो शायद से मेरे पास में वो प्रोफेशनलिज्म मैं घर पे रख के आया हूँ आज तो। लेकिन आखिरी में उन्होंने ही जाने से पहले कहा कि अच्छा ठीक है चलिए सब फ़ोटो निकालते हैं, उन्होंने खुद बोला। हाँ, और उस दिन फिर मेरे को वो फ़ोटो मिली और फिर बाद में वो फ़ोटो मैंने सब जगह भेजी। सर मैंने अभी जस्ट आपके कुछ दिन पहले जब छावा मूवी आया जी, कुछ दिन पहले, मतलब उसमें विक्की कौशल सर हैं जी, मैंने सुना कि आपने उनको ट्रेन किया है जी। तो वो कैसे हैं, वो उनके साथ कैसा, मतलब जर्नी कैसा रहा, कैसे मुलाकात हुई उनकी, कैसे पता चला कि आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में थोड़ा। तो छावा मूवी के पहले तक तो मैं जॉन के साथ काम कर रहा था। मैं हाँ, वेदा के लिए। हाँ। तो वो प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म हो गया था, जॉन के साथ वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया था एंड हमारा डे टू डे। जॉन सर से मैं मिला हूँ, गुड गाय, वेरी गुड गाय। लेकिन उनको देख के ऐसा लगता है, लिटरली मैं भी अगर देखूँ ना तो उनको देख के लगता है कि अब तो ख़त्म ही इनका जीवन, मतलब मार देंगे किसी को भी, ऐसा खुन्नस टाइप के इंसान। लेकिन पूरा ऑपोजिट है। हाँ, पूरा ऑपोजिट है। तो जॉन का नेचर बहुत नॉन वायलेंट है, कंप्लीटली नॉन वायलेंट मैं बोलूँगा, बिल्कुल भी अहिंसावादी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्वीट गाय। पूरा ट्रेंड उनको किया वेदा में? 8 महीने का वो वेदा का हमारा एक पैच था ट्रेनिंग का, पूरा 8 महीने हम लोगों ने पूरा काम किया वेदा के लिए। और उसके बाद में जब मुझे एक रात में ऐसे ही कॉल आया विकी सर का कि सर 3 महीने। अच्छा, सर का डायरेक्ट कॉल आया? जी, 3 महीने हैं। इससे पहले आप विकी सर को जानते थे? मैं जानता था, मैंने उनको असिस्ट किया है, मैं फुल्ली ट्रेन नहीं किया, मैं एज एन असिस्टेंट कुछ सेशंस के लिए जाता था। छावा में आने से पहले आपने उनको असिस्ट कर चुके हैं? जी। ओके।
तो फिर रात में कॉल आया कि सर 3 महीने हैं, क्रिस जो उनका ट्रेनर था उस टाइम पे वो जा रहा है वापस से क्योंकि उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, ओके, तो 3 महीने के लिए आप ट्रेन कर सकते हो क्या? मैं बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं। क्यों नहीं? वो हुआ, उन्होंने कहा कि मैं आपको थोड़े दिन में कॉल करता हूँ, मीटिंग के लिए आइए एंड देन विल सी। वैसे ही फिर एक दिन फिल्म सिटी मीटिंग के लिए गए, मीटिंग हुई, सारी चीज़ें सेट हो गई, अगले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया बहुत इजीली मेरे को लगता है, आई थिंक, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा काम देखा था पहले। ऑब्वियसली देखे होंगे, जॉन अब्राहम के साथ में उनका कांटेक्ट था नहीं, पर उससे पहले उनके साथ क्योंकि मैंने असिस्ट किया है उनको, सर को। तो उनको पता है कि मैं कैसे ट्रेन करता हूँ, मेरा काम कैसा असिस्ट है। इन द सेंस की बॉडी में ही, मतलब ट्रेनर में ही। तो उनका मेन ट्रेनर कोई और था, ओके, पर एज एन असिस्टेंट मैं कभी कभी कोई 1-2 सेशन लेने बीच बीच में जाया करता था, तो उनको काम तो पता था मेरा। पता था वैसे आपके बारे में, पहले से आपके बारे में वो जानते थे। जानते थे। मतलब उन तक पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा जस्तोजहद नहीं करना पड़ा, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा आपको। ये बोलना बहुत इजी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन जिस जद्दोजहद हाँ, तब तक तो चल ही रही थी, मिलने से पहले। क्योंकि पहले 1 साल की वो जॉब, फिर फ्लोर ट्रेनर का वो तो जॉब। हाँ, वो तो सही है Correct? चीज़ें, हाँ। तो आज ये कहना कि अच्छा ठीक है आपने इनको ट्रेन किया है, आप इतने बड़े बड़े लोगों को ट्रेन करते हो, वो ओवरनाइट सक्सेस जो है वो उसके पीछे के जो 6 साल गए हैं, मेहनत तो तब भी कर रहा भी था। कर रहे थे, जब कोविड हुआ 2 साल 1 साल जो भी ड्यूरेशन काम बंद था, तब भी मैं शहर छोड़ के नहीं गया, मुंबई में ही थे। मुंबई में ही था, यहीं पे मेहनत कर रहा कैसा था। स्ट्रगल रहा सर उस समय? यार स्ट्रगल सबने की है, हाँ, ऑब्वियसली किया सबने है। आई थिंक मैं ये कहता हूँ कि स्ट्रगल किया है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, बहुत छोटी बात। इसको अगर मैं एज अ मेडल लेके घूमूँ अपने कंधे पे कि यार 2 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किए, मैंने ये किया, फलाना किया है, मैं वो 2 साल शहर छोड़ के नहीं गया, यहाँ पर ही काम किया, यहीं पर मेहनत की, ऑनलाइन सेशंस लिए जो भी लिए, पर मैंने उस समय भी आपका सेशन चल रहा था? मैंने काम नहीं छोड़ा, जैसा मैंने पहले कहा, काम दो, मैं काम पूरा करूँगा। मेरे को फ़र्क आज तक नहीं पड़ा है कि कम पैसे मिल रहे, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं कई बारी, तो मैंने वो भी छोड़ दिया है। काम करने में सुकून है। हाँ, मज़ा है थोड़ा। वो पूरे 6-7 साल जो है तब भी मेरा काम चल ही रहा था। वो एक रात के बाद भले ही मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई होंगी, उसके बाद में शायद से मैं विक्की कौशल को फुल टाइम ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया रहूँगा, आज भी कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत आज भी उतनी ही है जो वो 6 साल में चल रही थी। मेहनत 1% भी कम नहीं हुई है। मतलब आपने बंद नहीं किया उसको कि चलो अब मेरे को मिल गया ना, अब शांत से रहता हूँ, मैं नॉर्मल हो जाता हूँ? बिल्कुल नहीं, जो काम चल रहा है उसको और बेहतर कैसे कर सकूँ। पढ़ाई आज भी चलती है, सीखना आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि अब बन गया हूँ, अब मुझे ये मेरे क्लाइंट है, अब मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये एटीट्यूड जिस दिन मेरे अंदर आ गया, शायद करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो सर मेरी पब्लिक को आप अभी तक ये बताइए कि अभी तक आपने कितने सेलिब्रिटी के साथ काम कर लिया आपने? कितने को ट्रेन कर दिया आपने? गिना नहीं है, बट चल लेट्स काउंट इट टुडे। 1 2 3 नहीं, फर्स्ट पिंकी रोशन, शी इज़ अ सेलिब्रिटी फॉर मी, लाइक पश्मीना रोशन आफ्टर दैट। Then I have assisted few of them like Nandish Singh Sandhu, 3 Ali Fazil, 4 उसके बाद बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, आई वॉन्ट कॉल इट एज अ क्लाइंट, बट वो 8 दिन का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था, कटरीना कैफ। उसके बाद में विक्की कौशल, जॉन इब्राहिम, ओके, अर्जुन कपूर, धनुष, सनी कौशल, रोहित सराफ। धनुष सर को भी आपने किया है? असिस्ट किया है। जॉन अब्राहम के साथ कौन सा, ये वेदा के लिए? जी, वेदा के लिए अभी रिसेंटली जो अभी गया है उनका। कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस काम करके? यार वो तो वन ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, लाइफ अपग्रेडिंग एक्सपीरियंसेस रहा है मेरे लिए। मतलब तब तक मेहनत पता थी क्या होता है, तब तक हार्ड वर्क कैसे करना है फुल्ली पता था कि अपने आप को पूरा का पूरा काम के अंदर डाल देना है आपने। बट कई सारी जो छोटी मोटी फाइन ट्यूनिंग वाली चीज़ें जो है ना, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, तो जॉन के साथ जब काम करने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, वो सबसे गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। बेस्ट person I have trained till date is John Abraham. I'm saying this on record. Best person ever I have trained is John Abraham.
वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। 110% उनको हर चीज़ का नॉलेज है। वो जो भी चीज़ करेंगे, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मूवी कर रहे हैं, हर एक चीज़ का उनको पिन पॉइंट नॉलेज। हर एक चीज़ की। अगर आप उनके रिसेंट इंटरव्यूज़ भी देख लेंगे, उस लेवल का जियोपॉलिटिकल नॉलेज अगर किसी में है, स्पेशली लेट्स से फ्रॉम एन एक्टर इंडस्ट्री, आई हैवंट सीन दैट। और जब मैं डेली बेसिस पे रोज़ जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लाइफ एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, इट्स इनसेन। आपको उनको ट्रेन नहीं करना पड़ता है, उनको पता है, उनको सब एक्सरसाइजेस पता है, फॉर्म एंड टेक्निक पता है, एवरीथिंग ही नोज। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको नहीं पता है। बट स्टिल वो अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे तो शायद से कुछ एक चीज़ उन्होंने आपके अंदर देखी होगी कि ये किसी चीज़ में तो मुझे बेटर करवा लेगा मुझसे। तब जाके जब वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ मेरा, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए चेंज हुई उसके बाद में। और वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि अगर तुमको काम मिल रहा है, मुझसे बेटर काम मिल रहा है, तो बिल्कुल जाओ, मेरी चिंता मत करो। मुझको छोड़ के भी जाओगे तो मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा उन्होंने बोला जी। हाँ, मैंने इनका 2-3 इंटरव्यू देखा है मैंने उनका। बहुत ही इमोशनल इंसान है वो, बहुत सॉर्टेड इंसान है, बहुत समझदार इंसान है। एंड जानवर से ज़्यादा प्यार करते हैं वो। ही लव्स एनिमल्स। हाँ, मैंने देखा। लव्स एनिमल, वेरी गुड गाय, आई एम टेलिंग यू। इनसे मिले कैसे थे आप? मैं उस टाइम पे दिनेश विजन जी जो प्रोड्यूसर है मैडॉक फिल्म्स के, उनको ट्रेन कर रहा था। ओके। और वो उसी सेम बिल्डिंग में रहते, तो उन्होंने मुझे दीनू सर को ट्रेन करते हुए देखा है कई बारी, कैसा काम करता है, कैसा इंसान है, सब कुछ देखा उन्होंने। ओके। और एक दिन उन्होंने बस मुझे कह दिया था कि यार तेजस, आप मुझे स्ट्रेचिंग में हेल्प कर दोगे क्या? वो उनका खुद का वर्कआउट कर रहे थे। पर फिर स्ट्रेचिंग वगैरह किया मेरे को, एंड फिर उन्होंने कहा कि यार एक सेशन कर सकते हैं क्या? फिर अगले दिन एक सेशन किया, और एक सेशन के बाद में उन्होंने मुझसे सिर्फ पूछ लिया कि लेट्स ट्रेन, आप कैसे ट्रेन करोगे, क्या ट्रेन करोगे, सब कुछ बातचीत वगैरह हुई और शुरू हो गया। पता भी नहीं था, मैं तो बस फ्लो के साथ चलते जा रहा था। मेरा तब तक वही माइंडसेट था कि अच्छा ठीक है, काम मिला है, करना है बस, उसको मना नहीं करना है। लेकिन आपके लिए आपका एक बेस्ट चीज़ है ना सर कि आपको एक से एक काम मिलता गया है, कभी बैठे नहीं आप। क्योंकि जब एक को ट्रेन कर रहा हूँ तब ये सोच के ट्रेन नहीं कर रहा हूँ कि मुझे वो भी चाहिए, दूसरे का नहीं सोच रहा हूँ। जब मैं दीनू सर को ट्रेन कर रहा था, मेरा फोकस था कि मैं दीनू सर को ट्रेन कर रहा हूँ। मेरी चाहत तब ये नहीं थी कि दीनू सर को ट्रेन करते हुए मैं जॉन को अट्रैक्ट कर लूँ कि यार वो मुझे क्लाइंट मिल जाए। लालच नहीं थी आपका? जॉन को ट्रेन करते टाइम पे ये नहीं था कि मुझे कोई और एक्टर मिल जाए। ओके। जो मिला है उस पर पूरा मैं काम कर लूँगा, बाद में जो काम मिले तब देखेंगे। हाँ, वो आप प्योर थे पूरा, अपने दिल से जो काम मुझे मिला मैं उसको करता जा रहा हूँ। मैं अभी भी वही जो होना है, अभी भी वही, अभी भी मैं मचलता नहीं हूँ कि मुझे यार ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो नहीं है। जो है उस पर पूरा फोकस है। सर आपने अभी बताया था कि विकी कौशल सर जी, ये छावा के लिए जी, जो अभी रिसेंटली आया था जी, बहुत प्यारी मूवी है सर। मेरी वेदा मूवी के साथ का पूरा प्रोजेक्ट हो चुका था ख़त्म, और उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक से रात में कॉल आया विकी सर का, ये कह के कि सर 3 महीने ट्रेन करना है, और क्रिस जो है वो अभी जा रहा है वापस से क्योंकि उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया। ओके। इसका सर बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन मैंने सुना कि उस समय उनका वेट कुछ 100 से ऊपर था। तब तक वो 100 से ऊपर पहुंच चुके थे। ओके। क्योंकि उस टाइम तक उनको एकदम ह्यूज, ग्रैंड, बड़ा होना था, एकदम बड़ा लगना था। क्योंकि एज अ वॉरियर फिजिक्स जो होती है, वॉरियर लोगों की जो फिजिक होती है वो एकदम ऐसी 6 पैक एब, श्रेडेड, पूरी एकदम लो फैट परसेंटेज वाली नहीं होती। वॉरियर वाली फिजिक्स होती है, ह्यूज, हैवी, कि आपको देख के सामने वाले को पहले आपको डर लग जाए कि यार ये अगर मेरे सामने आ जाए ना तो भाई मेरा तो काम ही खत्म है। वो होती है वॉरियर फिजिक, कि देख के डर लग जाए। तो वो तब तक 105 तक पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट। पर अब उसके आगे ऐसा सीन, अब क्योंकि जब सब मूवी देख चुके, कि टुवर्ड्स द एंड ऐसे सीन्स है जहाँ पर उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको 40 दिन का जो सीन है वो लेकर जाते हैं। तो जब वो 40 दिन के टॉर्चरस सीन्स होते हैं तो आप इतने ह्यूज नहीं रह सकते। करेक्ट, आपको 40 दिन खाना पीना नहीं दिया है, धूप में रखा है, टॉर्चर किया है, तो आप डेफिनेटली आपका मसल कम हो जाएगा, फैट परसेंटेज भी कम होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी बॉडी के ऊपर। तो हमको एक ऐसा ट्रांजिशन करना था वहाँ से कि हम वेट पूरा नीचे लेकर आए,
पर क्योंकि आगे चल के और भी प्रोजेक्ट्स करेंगे तो हमको मसल लॉस नहीं करना लॉस था। नहीं करना, हाँ। हमको ऐसे प्लेस में एक ऐसी जगह पर पहुंचना था जहाँ पर आदमी कमज़ोर लगे पर रहेगा नहीं अंदर से कमज़ोर। अंदर से आज भी शेर है, अंदर से आज भी उसके अंदर वो जान है। तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। वहाँ से फिर हमने एक प्रोसेस जहाँ पर हमको पूरा का पूरा फैट परसेंटेज रिड्यूस करना था, वहाँ से हमने जर्नी शुरू की। तो वो 3 महीने हमारा काम था सिर्फ कि हम वापस से एक 80-85 वाले स्पॉट पर आए जहाँ पर मसल मास जितना हमारी बॉडी में रह सके उतना रहे, क्योंकि उसके ऊपर प्रोस्थेटिक्स वगैरह भी लगने वाले थे। पर वो हमारा काम था। सब था जी। तो इसमें सर मतलब वेट लूज़ करने में डाइट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा। कैसे क्या करना होता है ऐसे, मतलब 3 महीने के अंदर अगर हम चाहे, अगर मेरा वेट गेन होता है ना तो 85-90 तक चला जाता है, लेकिन लूज़ इतना जल्दी होता नहीं है। क्या करना पड़ता है उसके लिए? ऐसे पब्लिक को अगर बताए कि कोई मोटा इंसान है, अगर उसको जिम नहीं जाना है, मेहनत नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी घर पे बैठे बैठे वो लूज़ करना चाहता है, तो क्या सजेस्ट क्या करना चाहेंगे आप? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ डाइट्स ऐसा नहीं है, नहीं होगा। तो जैसे आपने वो मेहनत वाला कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि मुझे मेहनत नहीं करनी, नहीं होगा, नहीं होगा। हो भी गया तो सही तरीके से नहीं होगा। ओके, पॉसिबिलिटी ही मतलब वो ज़रूरी है आपको करना, मेहनत करना ज़रूरी है, डाइट से कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हो आपने एक बहुत अच्छी कार ले ली लेकिन चलाई नहीं, या आपने एक मूवी में बहुत अच्छा एक्टर ले लिया लेकिन उसने काम नहीं किया, ओके, नहीं चलेगी। सेम चीज़ है, आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जिम जाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है पूरा एक एनर्जी बैलेंस का। या आप जो खा रहे हो आपको बर्न करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँ। आप बहुत अच्छा खाना खाने से शायद इंटरनली हेल्थ मार्कर्स थोड़े बेटर हो जाएंगे, थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हल्का सा वाटर रिटेंशन चला जाएगा, लेकिन आप आपके बेस्ट पॉसिबल शेप में कभी नहीं पहुंच पाओगे सिर्फ अच्छी डाइट करके या फिर सिर्फ अच्छा वर्कआउट करके। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा मतलब उनको मतलब क्या डाइट्स क्या फॉलो करने पड़ते थे आपके? कितने घंटे उनके साथ रहना पड़ता था दिन में विकी सर के साथ में? तो क्योंकि ये पूरा शूट है ना, मोस्टली आउटडोर चल रहा था उस टाइम पे, तो रहता तो मैं 24 घंटे साथ में। कोल्हापुर में हो रहा था? कहाँ शूट? कहाँ? वाई। अच्छा, वाई पूना से आगे, महाबलेश्वर के जस्ट माउंटेन्स के नीचे वाई करके एक शहर है, वहाँ पे। लेकिन रहता तो मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन ही रहता था उनके साथ में, क्योंकि वर्कआउट 1 घंटा, वर्कआउट उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1 घंटे के अंदर, क्योंकि इंटेंसिटी जब आपको मेंटेन करनी है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं 3 घंटा जिम में मेहनत कर रहा हूँ। 3 घंटा तो आप जिम में कितनी ही एक्सरसाइजेस कर लोगे, रेस्ट टाइम ले लेके कर लोगे, कोई उसका फ़ायदा नहीं। आप एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट 1 घंटे के अंदर अच्छे रेस्ट टाइम्स के साथ में पैक करके, जहाँ पर आपको लगे कि आपने एक मसल के ऊपर पूरी मेहनत की है, वो मसल पूरा फेलियर तक पहुँच गया है, वो अच्छा वर्कआउट है। तो वर्कआउट 1 घंटा होता था। इसके अलावा फिर अब हम दिन को समझते थे कि उस दिन में उनका और क्या क्या काम है। सिर्फ एक्शन है या डायलॉग्स है, घुड़सवारी है, तलवार चला रहे हैं, कोई और वेपन यूज़ कर रहे हैं, कितनी मूवमेंट है पूरे दिन में, उसके बेसिस पे फिर डिसाइड किया जाता था कि कार्डियो कितना करना है। ओके, तो मतलब 1 घंटे में उनका सारा सेशन, मतलब ये वर्कआउट का सिर्फ सेशन था? सिर्फ वर्कआउट, सिर्फ वर्कआउट और कुछ नहीं। सिर्फ वेट ट्रेनिंग जो चल रही थी वो 1 घंटा चलेगी। कार्डियो डिपेंड करता था कि वो दिन कैसा है, कितना एक्शन सीक्वेंस है, कितना डायलॉग है, छुट्टी है या फिर काम वाला दिन है, उसके हिसाब से। अब डाइट भी उसी बेसिस पे चेंज होती थी कि जिस दिन अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्न होने वाली है, बहुत काम है, पूरा दिन शूट करने वाले, धूप है, गर्मी का दिन चल रहा था उस टाइम पे, वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो उस दिन खाना ज़्यादा होता था। लेकिन जिस दिन आपको पता है कि आपका रेस्ट डे है, आपके पास में छुट्टी है, शूट डे ऑफ है, जो कि 5-6 दिन में एक बार ही होता था, तो उस दिन उनकी कैलोरीज ड्रॉप कर देते थे। हम कुछ नहीं करते थे मतलब डेफिनेटली वर्कआउट करते थे, कार्डियो करते थे, रिकवरी होती थी उस दिन, लेकिन सिर्फ है कि कार्ब्स कम हो जाते थे उस दिन पर, क्योंकि उतना एनर्जी जब बर्न नहीं हो रहा है तो इतना एनर्जी हम लोग कंज्यूम नहीं करवाते थे। सर ये मतलब सर पूरा मेहनत से पीछे नहीं हटते थे, वो करते थे क्या? ठीक है, वो करना ही है मुझे, कोई उसके अंदर एक पैसे का भी कमी नहीं, उसके अंदर मेहनत 100%। जहाँ तक वो पहुँच गए ना सर, अगर नॉर्मल इंसान को पहुँचा दिया जाए ना तो फिर बोलेगा अब तो हो गया मेरा काम, ख़त्म करो। कोई डिफरेंस नहीं है। ये शायद वापस बहुत रेपिटेटिव हो रहा होगा, लेकिन कहीं पे भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, जब तक आपका 100% उसके अंदर एफर्ट नहीं होगा, विदाउट कंप्लेन, बिना कंप्लेन किए,
क्योंकि आप कहीं पर भी जाओगे 19-20 कुछ ना कुछ लगेगा कम ज़्यादा हो रहा है यार, होता है। ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। वो हर जगह होता है, अपना परफेक्ट में कभी नहीं होता ही नहीं है कि कभी मेरा नहीं ये होगा। कभी नहीं होता है। तो आप चलते जाओ बस, यू जस्ट कीप डूइंग। और यही सब मैंने भी किया अपनी लाइफ में आई थिंक, और विक्की सर का भी यही है कि वो मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटे। जब भी मेहनत करनी हो, जहाँ भी मेहनत करनी हो, पूरा 100% ही विल गिव इट। और आजकल तो बॉलीवुड में यही चल रहा है सर, बॉडी बिल्डिंग का तो वो ऐसा चल रही है, जो आप बॉडी बिल्डर आपके पास में 6 पैक है तो ही आप एक्टर बन सकते हैं, ऐसा ट्रेंड चल रहा है चीज़ें। नहीं यार, हाँ ऐसा चल रहा है सर। कितने हैं, पंकज त्रिपाठी, नहीं वो तो चलो कि वो उनका वैसा है, जैसे मेन एक्टर्स जैसे होते हैं कि अभी जैसे राजकुमार राव को भी देख लो, वो भी अभी नॉर्मल थे पहले, ठीक है, अब उनका भी कोई एक्शन फिल्म आ रहा है, उसमें भी आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। वो मैं बहुत खुश हूँ अगर वैसा हो रहा होगा, हो रहा है। बहुत खुश हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग इंस्पायर हो जाते हैं, फिर वो देखकर लोग जिम जाना शुरू करते हैं। अगर वैसा हो रहा है और लोग उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर ऐसे ऐसे कोई एक्टर जिनको आप सिखाना चाहते हो, ऐसा कोई है? पहले तो आपने बताया ऋतिक रोशन मेरे फेवरेट थे, उनका हो गया, अब भी ऐसा अब कोई नहीं, कोई नहीं है? आई थिंक आई हैव अचीव्ड। डन। अगर एक्टर्स वाले फील्ड में आप बोलो तो आई थिंक आई हैव डन द मोस्ट। आई हैव ट्रेन ऋतिक रोशन फॉर अ सेशन, ओके। आई हैव ट्रेन जॉन इब्राहिम, आई एम ट्रेनिंग विक्की कौशल राइट नाउ। मतलब अगर कभी ऐसा अगर पूछा जाए कि मैं ऋतिक रोशन को फॉर द लाइफ ट्रेन करना चाहूँगा, शायद अगर वैसा पूछा जाए तो। मतलब आपका चॉइस भी अगर एक्टर में देखा जाए तो ऋतिक रोशन ही होंगे? बेस्ट, हाँ बिल्कुल। सर अभी पिछले कुछ दिनों में, मैं तो 3-4 साल में ऐसा चलते आ रहा है क्या ना कि कोई जिम करते करते ना कभी बेहोश हो जा रहा है, कभी किसी को मतलब हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आ जा रहा है जिम में ही। अभी सिद्धार्थ सर को ही ले लीजिए, सिद्धार्थ शुक्ला सर को। ओ हाँ, हाँ उनके साथ भी ऐसे जिम में ही कुछ हुआ था। तो ये ऐसा क्या है सर, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको रोक कैसे सकते हैं हम? इसका पूरा का पूरा एक शॉर्ट आंसर नहीं है, बहुत डिटेल में अगर मैं आपको इसको समझाने जाऊँ, पहले तो ये नहीं कहा जा सकता कि जिम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये सिर्फ इतना कह देना कि जिम जाना हानिकारक है, ये बहुत गलत बात है। अच्छा ठीक है, जिम में ये चीज़ हुई है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि किसी की मौत हॉस्पिटल में हो रही है तो क्या हॉस्पिटल ख़राब है? या अगर किसी की मौत क्योंकि वो होटल में स्टे कर रहे हैं तब हो रही है तो क्या होटल ख़राब है? तो बहुत गलत हो जाएगा ये कहना कि अगर किसी की डेथ जिम में हुई है तो वो जिम की वजह से हुई है। नहीं, जिम की डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा कि कभी कभी होता है ना कि करते करते लोग बेहोश हो जा रहे हैं, कुछ ऐसा पर्टिकुलर डाइट्स ले लेते होंगे या फिर उनका कुछ ऐसा पीने का जो सेशन होता है, कुछ भी पी लिया हो, कुछ भी ऐसा डाइट्स के माने में देखो, जैसे कि मानते हैं हम पाउडर खाते हैं, उसके लिए बॉडी गेन होता है, तो वो परफेक्ट होता है कि नहीं चीज़ों के लिए, बॉडी के लिए सही रहता है नहीं रहता है, ये चीज़ें। करेक्ट, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट नोशन जब हम लोग ये पढ़ते हैं ना तो सब जगह यही लिखा होता है कि जिम जाना इज़ अनसेफ, जिम जाना इज़ अनसेफ। अब उसका सेकेंड लेयर ये है कि कई लोग जिम जाते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली दौड़ रहे हैं ट्रेडमिल के ऊपर, या तो बहुत ज़्यादा वज़न उठा ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही रेपिटेशंस कर ले रहे हैं, जिसको कोई स्ट्रक्चर नहीं है वर्कआउट को। उनको बस ये लग रहा है कि जितना पसीना बहाऊंगा, जितना मैं थकूंगा, उतना मेरे लिए सही है। ये पहले ये सोचता। दूसरी सोच ये है कि अच्छा ठीक है, अभी मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मतलब सिर्फ सलाद खाऊंगा या सिर्फ मैं सब्जियां खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं बहुत कम खाऊंगा, मैं हो सके तो दिन में सिर्फ एक ही बार ही खाऊंगा, खाना खाऊंगा, वो कर लूँगा। या फिर एक्सट्रीम डाइट्स, एक्सट्रीम वर्कआउट्स करके हो सके जो भी सप्लीमेंट के ऊपर लिखा है फैट बर्निंग सप्लीमेंट, वो ले लूँगा। ये सब बिना नॉलेज के, बिना किसी के एडवाइस के, बिना किसी के गाइडेंस के जब किया जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं ये पूछूं कि जिनको भी ये इंसिडेंट्स हुए हैं, बेहोश हुए हैं, हार्ट इश्यूज़ हुए हैं या प्रॉब्लम्स हुए हैं, इसमें से कितना % ऑफ पॉपुलेशन वो है कि जो किसी के गाइडेंस में थे? आई कैन गारंटी यू कि इनमें से कोई भी गाइडेंस में नहीं था। ये सब अपने मन से कोई एक व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज के थ्रू या फिर एक इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, एक आधा पोस्ट, ऐसे वाले ट्रेंड्स फॉलो करके जब आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कुछ कर लेते हो ना, तब ये चीज़ बैकफायर कर जाती है आपको। व्हाट्सएप से याद आया कि आजकल व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आते हैं कि ना कि 7 दिन में 10 दिन में 10 किलो वजन कम करिए, उसमें ना मिलियंस में व्यूज जाते हैं सर। जी, ये सच है क्या? हो सकता है ऐसा? यार बहुत सच है,
सच क्या है कि मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। हाँ, ये सच नहीं है कि क्योंकि उनका भी फंडा यही है, पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको सबसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दिखेंगे, ओके, क्योंकि उसके पहले आप कुछ भी नहीं कर रहे होते नहीं हो। कर रहे थे। उसके बाद में आपने सडनली क्या किया, आपने मेहनत भी करना स्टार्ट कर दिया, आपने क्लीन खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया, या फिर एकदम कम खाना स्टार्ट कर दिया, जो भी उनका प्लान होता है। पहले 1 से 2 हफ्ते में आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट दिख ही जाएगा, दिख जाता है। क्योंकि कुछ ना करने से अब आप सब कर कुछ रहे कर रहे हो या या। बहुत कुछ कर रहे हो, तो ये चेंज ऑफ लाइफस्टाइल जो सडनली आपने लाया है 2 हफ्ते के अंदर, बहुत चेंजेस दिखते हैं। अब ये रेट ऑफ प्रोग्रेस जो है ना, वो कम 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 होते जाएगा। जितने और हफ्ते आप ट्रेनिंग करोगे, हाँ, जितने और साल आप ट्रेनिंग करोगे ना, रेट ऑफ प्रोग्रेस कम होता जाता है। अगर पहले हफ्ते में अगर 2 किलो कम हुए हैं, उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि यार हर हफ्ते में अगर 2 किलो कम हो रहे किसी को, तो यार 1 साल में 104 किलो थोड़ी कम होते हैं। हाँ, वही चीज़। करेक्ट। 1 किलो भी बोलूँ तो 1 साल में 52 किलो भी अगर कोई कम कर रहा है, तो वो भी कोई अगर बहुत ओवरवेट है, ओबीस है, उसके लिए सही है, ठीक है। नॉर्मल इंसान के लिए ये चीज़ पॉसिबल है भी नहीं, ना ही करनी चाहिए। तो ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते वाले फैड डाइट्स कि हम आपको 7 किलो 10 किलो गारंटी करते हैं, मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन में कोई स्पेसिफिक नंबर के साथ गारंटी नहीं होता, क्योंकि सबका बॉडी अलग है। हम एज ए ट्रेनर जब आपको ट्रेन कर रहे हैं, हमको भी आपको सीखना है कि मैं आपकी बॉडी समझ रहा हूँ। 1 हफ्ता आपने डाइट किया है, वर्कआउट किया है, मेरे उस दिए गए डाइट और वर्कआउट पे आपकी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है, मैं सीख रहा हूँ आपकी बॉडी को। अगले हफ्ते मैं उसको और फाइन ट्यून करके दे रहा हूँ, वापस से आपकी बॉडी सीख रहा हूँ। मुझे हर हफ्ते आपकी बॉडी को सीखना ही है, तभी मैं आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस ला पाऊँगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत है कि मतलब इसको माना नहीं जाए। बिल्कुल। कीटो डाइट्स क्या होता है सर आजकल? ऐसे कई सारे ट्रेंड्स है जो आए हैं गए हैं, कीटो उसमें से एक है। या बॉटम लाइन, कीटो एक बहुत अलग पर्पस से आया था। कीटो का बहुत इनिशियल यूज़ मेडिकल पर्पस के लिए किया गया था, स्पेशली जो लोग डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज़ है, उनके लिए किया गया था। डायबिटीज़ में क्योंकि आपकी ब्लड शुगर काफ़ी हाई हो जाती, काफ़ी बढ़ जाती है, हाँ, तो आपके खाने में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इसमें से कार्बोहाइड्रेट वो न्यूट्रिएंट है प्राइमरी जो शुगर्स में कन्वर्ट होता है आपके बॉडी के अंदर। ओके। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगर्स में कन्वर्ट होके आपके बॉडी का इंसुलिन स्पाइक बहुत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ वालों को बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मेडिकली ये फाइंड आउट किया गया कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके या कार्बोहाइड्रेट्स को पूरा अवॉइड करके एक डाइट बनाए, तो इससे शायद डायबिटिक लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। ओके। शुरुआत इसकी यहाँ से, कीटो की। उन लोगों ने इसके काफ़ी सारे ट्रायल्स रन किए, काफ़ी सारी रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंटली लोगों के ऊपर उन्होंने ये चीज़ देखी कि इनमें काफ़ी बेनिफिट है, शुगर लेवल्स भी कम हुई है, इसके साथ में लोगों का वेट भी ड्रॉप हुआ है। अब क्योंकि इसके साथ में लोगों का वेट भी ड्रॉप हुआ है, अब फिर वो चेन रिएक्शन बन गया, बात बाहर निकली कि शुगर कम हुई है लेकिन लोगों का वेट भी कम हुआ है। तो लोगों ने इसको एज अ वेट लॉस टूल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ओके। अब इसकी गाइडलाइंस है कि अगर आपको कीटोजेनिक डाइट करना भी है, आप आज सब खा रहे हो, आप सडनली कल से कीटोजेनिक डाइट पे नहीं जा सकते, हाँ, है ना। एक शार्प ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी रोज़ फंक्शन कर रही है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। आप अगर दिन का 150-200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, वहाँ से आप सडनली सब कुछ हटा दोगे, आपको शायद 1 हफ्ता सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए, वज़न अचानक से ड्रॉप हो जाएगा, बट उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है आपके ऊपर उल्टे रिजल्ट्स लाना चालू कर देंगे, रिएक्शन होना क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाएंगी, आपको थोड़े हेडेक्स होना चालू हो जाएंगे, इश्यूज जैसे कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर, हंगर पैंग्स हो जाएंगे, हंगर पैंग्स यानी कि बार बार भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद में क्या होता है, लोग छोड़ देते हैं अचानक से कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा है, और फिर अचानक से छोड़ के वापस से पुराने वाले खाने पे चले जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप रोज़ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे थे एक लेवल तक, आपने अचानक से सब कुछ कम कर दिया है और फिर आपने अचानक से सब कुछ वापस से बढ़ा लिया। ये आप आपकी इंटरनल हेल्थ के साथ इतना खेलना स्टार्ट कर देते हो कि अब आपके लिए बन गया है एक क्रैश कोर्स। जब भी मुझे वज़न कम करना है, मैं 2-3 हफ्ता कीटोजेनिक डाइट पे जाऊँगा, जैसे ही मेरा वो काम हो गया,
शादी हो गई, फोटोशूट हो गया, दोस्तों के साथ वेकेशन पे जाना हो कहीं भी गया, जाना हो। मैं वापस से अपने कार्बोहाइड्रेट बढ़ा के खा लूँगा। तो ये ट्रेंड फॉलो करना बहुत गलत है। कीटोजेनिक डाइट का अपना एक जगह है यूज़ करने का। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसकी ब्लड शुगर हाई रहती है, इंसुलिन स्पाइक्स बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होती है, हाँ। आपके बॉडी के अंदर इंटरनली अगर एक आपको कोच जब असेस कर रहा है, ब्लड शुगर्स को असेस कर रहा है, उसके बाद में उसको लगता है कि आपके थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स हमको कम करने चाहिए, हाँ। या उस कार्बोहाइड्रेट की फ्रीक्वेंसी पूरे दिन में हमको चेंज करनी चाहिए, तो करना चाहिए। ये नहीं है कि कीटोजेनिक डाइट सबके लिए है, सबके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके। क्योंकि वो करने के बाद में क्या आप उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते? सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा। जो भी डाइट आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप उसको एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर पा रहे हो तो वो सस्टेनेबल डाइट है, तो उसको मैं डाइट कहूँगा कि आप उसको लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। जो डाइट आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हो, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत रेस्ट्रिक्शन है यार, मतलब मैं ये कर लूँगा 3-4 हफ्ते, उसके बाद में मुझसे नहीं होगा, तो वो गलत डाइट है। ओके। आजकल ये जो जंक्स फूड होते हैं, वो खाते खाते हम बॉडी को सही दिशा में ले जा सकते हैं? नहीं, जंक्स फूड अवॉइड करना पड़ेगा। ये जिसको पसंद है खाना, सबको पता भी है। हाँ, ये पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अगर कैसा होता है ना कि मुझे खाना पसंद है लेकिन मुझे बॉडी भी चाहिए, तो उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? नहीं होगा, नो चांस, थोड़ा सा भी नहीं। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। ओके। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू अ डिसिप्लिन। उसको कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं डिसिप्लिन तो हूँ लेकिन मैं 2 बर्गर खा लूँगा, ये डिसिप्लिन नहीं है जी। सर, अभी जैसे कि कॉर्पोरेट लाइन होती है जहाँ पे सुबह 9 से लेके रात को 8 बजे तक जो जॉब कर रहे हैं, उनके पास में टाइम नहीं है इसको करने का। लेकिन लाइफ में ना सबको फिट रहना बहुत पसंद है, और फिट रहना भी चाहिए ताकि क्या ना बीमारी कुछ ना हो, कभी ऐसा हर चीज़ से प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। कभी कभी सांसें फूलना स्टार्ट हो जाती है, 2 सीढ़ी चढ़ों सांसें फूलना स्टार्ट हो जाती है। तो जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं जो जिम नहीं जा पा रहे, जिनके पास टाइम नहीं उस चीज़ का, तो उस चीज़ के वो मेंटेन कैसे कर सकते हैं? क्या खा के मेंटेन करेंगे? क्या उनको डाइट्स फॉलो करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो आई विल एडवाइस कि अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी हो, 9 to 8 भी अगर आपका जॉब है, जनरली वी से 9 to 5, बट समझ लीजिए 9 to 8 भी आपका जॉब है, अगर आप 9 से पहले 30 मिनट भी टाइम निकाल लो, 30 मिनट कह रहा हूँ मैं, चलो 1 घंटा नहीं निकल पा रहा है कोई बात नहीं, 30 मिनट निकाल लो, 30 मिनट के लिए कोई भी एक वर्कआउट कर लो, तो भी आपके लिए बेटर है। उसमें भी आप आपकी बॉडी को फंक्शनल रख पा रहे हो। अगर 9 से पहले नहीं कर पा रहे हो तो 8 के बाद में कर लो, है ना? क्योंकि यही कॉर्पोरेट लाइफ, जब 8 के बाद में अगर पार्टी है, या 8 के बाद में मुझे कहीं बाहर जाना है, या 8 के बाद में मुझे मूवी जाना है, वो सब अगर आपसे हो पा रहा है, तो आधे घंटे का वो वर्कआउट क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब कहने का मतलब ये है ना कि आपको डाइट्स के साथ साथ आपको ये करना है, वर्कआउट करना ज़रूरी है। इट इज़ 100% इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो डाइट्स के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कमिंग टू द डाइट, हाँ, आप वर्कआउट सुबह कर लो, रात में कर लो। कई सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस में अभी जिम्स के सेटअप्स भी आ रहे हैं। ओके। काफ़ी सारे जिम्स है ऑलरेडी कंपनीज में, काफ़ी जगह आ रहे हैं अभी। लेकिन आप आपका खाना घर से तो लेके ही जा रहे हो, या फिर आप ऑर्डर कर रहे हो बाहर से, यू हैव ऑल द हेल्दी ऑप्शंस। घर से खाना लेके जा रहे हो, क्लीन ईटिंग, घर से लेके जा रहे हो आप, आपका स्ट्रक्चर्ड मील प्लान लेके जाओ ना। आप क्यों तला हुआ पूरा मीठा या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड जो आपको नेसेसरी नहीं है वो लेकर जाओगे? सेकेंडली, बाहर से भी ऑर्डर कर रहे हो, आपके पास में ऑप्शंस है, यू हैव ऑप्शंस टू ऑर्डर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड दैट यू कैन ऑर्डर। फिर भी आप जाओगे, नहीं यार आलू पराठे मंगाएंगे, छोले भटूरे मंगाएंगे, पिज्ज़ा बर्गर मंगाएंगे, है ना? बाहर भी जा रहे हो, आपके पास में क्लीन ईटिंग के बहुत ऑप्शंस है। आज के लाइफ में तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है खाने के भी। लाइफस्टाइल जितनी हमारी आगे बढ़ रही है ना, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, फिर भी टू मेक द राइट चॉइस इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर पीपल। तो सिर्फ ये कहना कि मुझे फिट बनना है इज़ नॉट द ओनली थिंग। वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वर्कआउट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं ना कि 70% डाइट है, 30% वर्कआउट है। गलत। 100% डाइट है, 100% वर्कआउट है। ये दोनों का 100% रहना बहुत ज़रूरी है। सर ये हाउस वाइफ लोग सेम थिंग है।
क्या दिक्कत वो है? नहीं कर पाती हैं जैसे कि ठीक है, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं ये भी मान लूँ कि हाउसवाइफ्स अगर वर्कआउट नहीं कर नहीं पा कर रही, पाती। जितना हम सोशल मीडिया आज यूज़ कर रहे हैं, आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, ऐसा ही 20 मिनट 30 मिनट 10 मिनट के वर्कआउट के यूट्यूब पे वीडियोज़ है। अमेज़ॉन से 2 किलो 5 किलो 10 किलो की डंबल घर पे आ जाती। अब आप कह रहे हो आपके घर के कन्वीनियंस में, घर के अंदर आपके पास में अगर 30 मिनट नहीं है, लेकिन आपके पास में रील्स चलाने 30 मिनट है, यूट्यूब चलाने 30 मिनट है, उसके लिए तो बहुत टाइम है। किसी के साथ फ़ोन कॉल पे बात करने के लिए 30 मिनट है। अब आप खुद से सवाल कीजिए आपके पास में टाइम है या नहीं है। आलसी। तो ये सारी टाइम मेहनत तो से सबके भागना। पास में। मैं कह रहा हूँ आप जाइए, आपके फ़ोन में जाइए, आपका स्क्रीन टाइम चेक कीजिए। स्क्रीन टाइम में आपने कितना घंटा इंस्टाग्राम पे, कितना घंटा यूट्यूब पे बिताया है, देख लीजिए। वो आपका टाइम है, उतना टाइम आप वर्कआउट के लिए दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। घर पे आज छोटे सेटअप के ट्रेडमिल्स आ जाते हैं, आप घर पे लगा सकते हो। पेयर ऑफ डंबल्स घर पे आ जाती है, आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो। मैं आई एम नॉट अ बिग फैन कि मैं घर पे वर्कआउट करूँ। मुझे घर पे वर्कआउट करने में मज़ा नहीं आता, मैं तो जिम में जाके वर्कआउट करूँगा। बट ये वर्स्ट किस सिनेरियो की बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, आप कॉर्पोरेट लाइफ में बोल लो, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, इफ़ यू आर अ वर्क फ्रॉम होम पर्सन, जो भी है यार, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास में वर्कआउट करने के लिए टाइम है नहीं। द बिजिएस्ट पीपल आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पीपल। जितना इंसान बिजी है ना उसके पूरे दिन में, उतना ही वो अपने काम को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो वर्कआउट करेगा, वो करेगा। आज के डेट में हम बिजी इंसान किसको बोलते हैं? जो सबसे अमीर है। जो सबसे अमीर है हम उनको बिजी कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है। तो वो अमीर कैसे बने? अमीर वो ठीक है, कभी के ऐसा नहीं होता है कि मेहनत करने वाला अगर बोला जाए, अगर मेहनत करके अगर अमीर बन सकता है, तो फिर तो जो कचरा उठाता तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो वो उसका वर्कआउट नहीं हुआ। एक मैं कहीं पर इसको मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं कर रहा चाहता। पर अगर कोई सामान उठाकर कहीं पर रख रहा है, वो उसकी मेहनत बराबर। पर आप देखिए उसके बॉडी में कितनी फंक्शनैलिटी है। वो वज़न उठा रहा है, वो कहीं वज़न रख रहा है, फिजिकली उसकी बॉडी मूव हो रही है हर जगह पे। हाँ, करेक्ट है। वो एक हिसाब से उसका वर्कआउट है। वो कॉर्पोरेट वालों की लाइफ में ये फिजिकल मूवमेंट बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ, करेक्ट। तो इसीलिए वहाँ पर दे शुड गो टू वर्कआउट, जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आधा घंटा निकालो यार। मैं कह रहा हूँ वो आधा घंटा अगर वर्कआउट करके आप आपके काम पे जाओगे ना, माइंड विल फंक्शन फास्टर। तो किसी भी कंडीशन में आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है, बिल्कुल करना, तब जाकर के आप फिट रह सकते हैं। नहीं तो फिर डाइट से कोई मतलब नहीं आपका। सिर्फ डाइट करके आप थोड़े आपके हेल्थ मार्कर्स इंप्रूव कर लो। ओके, खाने मतलब जैसे कि हम जंक फूड अवॉइड करें, पूरा अवॉइड कर लो। वीक में एक बार नहीं, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, पूरा बंद, एक भी बार नहीं। अगर आप प्लान पे हो, हाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब आप ये अपने पब्लिक को बोलना चाहेंगे कि मतलब वर्कआउट करना आपको ज़रूरी ही है। वर्कआउट इज मस्ट। डाइट्स आप कीजिए बट वर्कआउट भी कीजिए। बिल्कुल, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसी एक चीज़ पे काम नहीं चलने वाला। सर आजकल हमने देखा है गूगल पे ना बहुत सारे ऐप आ गए फिटनेस को लेकर के। ऐप को फॉलो करना सही है या फिर ट्रेनर को? ऑप्शन दोगे तो ट्रेनर, लेकिन अगर उस ऐप के पीछे आपको अगर कोई ट्रेनर बैठ के पूरा आपका प्लान बना कर दे रहा है, ओके, इंडिविजुअल कस्टम प्लान बना कर दे रहा है, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉलो करने में। लेकिन अगर कोई फ्री ऐप है, वो सिर्फ आपको एक बनी बनाई डाइट दे रहा है, एक बना बनाया वर्कआउट प्लान जो शायद आपके हिसाब से ना हो, आपके लिए ना हो, तो वो फॉलो करना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। बेस लाइन के लिए भी अगर आपको फॉलो करना है तो किसी की गाइडेंस लेके ही कीजिए। पहली बार भी कर रहे हो तो किसी की गाइडेंस लेके कीजिए। थोड़ा इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद की हेल्थ है, खुद की फिटनेस है। तो सर एक चीज़ मैं ये भी जाना कि जिसका जितना हाइट रहता है, हाइट के हिसाब से वजन मतलब ऐसे रखना चाहिए कि मतलब वजन थोड़ा ऊपर नीचे, ऐसा मतलब क्या? हाइट के हिसाब से वजन का कोई लेना देना नहीं लेना देना। वो एक बेसिक पैरामीटर जो बनाया हुआ था BMI का, वो उन लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल है जो कुछ नहीं करते, सेडेंटरी लाइफ है, वर्कआउट नहीं करते, डाइट नहीं करते। उन लोगों की हेल्थ फिटनेस को मेंटेन करने के लिए पहले एक मार्कर दिया गया था BMI। लेकिन अब जैसे जैसे लाइफस्टाइल प्रोग्रेस हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही है। अगर मैं आपको बोलूँ 2 6 फीट के लोग हैं और दोनों का वज़न 100 किलो है, लेकिन एक 100 किलो है जिसका फैट परसेंटेज 40% है और दूसरा 100 किलो वाला है जिसका फैट परसेंटेज 12% है। हाइट सेम है, वज़न सेम है,
लेकिन फैट परसेंटेज अलग रहने की वजह से दोनों की फिटनेस लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो हाइट को लेकर ऐसा नहीं है। वेट का कोई ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। मतलब हो सकता है कुछ भी ऐसा। हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। अभी मुझे एक पर्सनल चीज़ जानना था कि आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपको डीपली इम्पैक्ट किया होगा, बहुत मतलब गहराई से, बहुत है यार, कोई ऐसा मोमेंट बहुत है, उसमें से कोई एक? बहुत है। तो मेरा सबसे डीप इम्पैक्ट जो रहा है ना, हैज़ बीन विथ माई फादर वेरी मच। ओके। यू नो, फादर सन रिलेशंस जो है एक पॉइंट के बाद समझ में आते कितने डीप है। आप जल्दी बताता नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बताएगा भी नहीं। नहीं बताता। तो शुरू से लेके अभी तक मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत टाइम तक कि मेरे अगेंस्ट में ही है, या फिर इनको मेरी करियर चॉइसेस को लेकर खुश नहीं है मुझसे। हाँ। जब मुझे ट्रेनर भी बनना था उस टाइम पे भी नहीं थे। वो चीज़ बहुत डीपली इम्पैक्ट कर गई मुझे कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी ही है। इसीलिए नहीं कि मुझे उनको गलत साबित करना है, ये उस चीज़ के पीछे का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं था। पर ये ज़रूर बताना था कि यार मैं काबिल हूँ, मैं कर लूँगा मैं ये चीज़। तो वो इंस्टेंसेस जब मेरे फादर ने मेरे को पूछा था कि तेरे को लाइफ में आगे चल के क्या करना है, मेरा था कि मेरे को एक जिम खोलना है। तब फाइनेंशियली हम लोग इतने स्टेबल नहीं थे कि एक जिम खोल पाए। हाँ। वो सिचुएशन। फिर एक टाइम पे जब मुझे अपने ही सिटी के अंदर एक जिम के अंदर जॉब लगने वाली थी, तो वहाँ पर जाके उस जिम वाले से कह देना कि यहाँ पर जॉब नहीं करेगा, वो चीज़। अच्छा। और फिर काफ़ी टाइम तक मेरे और मेरे फादर के बीच में बात नहीं हो रही थी। इन चीज़ों की वजह से एक थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, क्योंकि आई स्टार्टेड फीलिंग कि वो खुश नहीं है मेरे डिसीजन से, वो नहीं चाहते कि मैं ये चीज़ करूँ। तो एक डिस्टेंस बन गया, और उन डिस्टेंसेस की वजह से आई स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ। पर डीप इनसाइड आज ये पता चलता है कि यार वो सारे जितने भी इंस्टेंसेस हैं उनके साथ में मेरे हुए, जो भी बातचीत हुई है, जब भी वो मुझे कुछ करने से रोक रहे थे, वो इसीलिए नहीं रोक रहे थे कि वो मेरे खुशियों के अगेंस्ट में। हाँ। वो एक वो बाप की फीलिंग है कि वो चाहता है कि यार मेरा बेटा है ना कोई गलत लाइन में ना लग जाए, या फिर उसको है ना खुशियाँ कम ना हो, या फिर वो कम पैसा ना कमाए। वो आज महसूस होता है, वो आज फील होता है। वो सारे इंस्टेंसेस बहुत डीपली इम्पैक्ट कर गए। दूसरा सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग, जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं मुंबई आऊँगा काम करने, मैं इस बात के लिए तो खुश था कि यार मुंबई जाऊँगा काम करूँगा। और मैंने अपने जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेघ, मैंने उसको ये चीज़ बताई। मेघ बहुत जॉली पर्सन है, बहुत जॉली इंसान है, हंस खेल के इतना हंसाएगा आपको, कभी खुशी में कमी नहीं रखेगा। लेकिन जब मैं उसके दुकान पर उसको ये बोलने गया ना कि यार मैं जा रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हिम क्राइंग, पहली बार। बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त। और तब मेरे को समझा यार कि लोग कितना पसंद करते हैं, कितना आपके लिए लोग सक्सेस चाहते हैं, आपके लिए आपसे ज़्यादा वो चाहते कि आप सक्सेसफुल हो लाइफ में। तो उसके आगे जब अपने काम में मैंने मेहनत नहीं रोकी ना, तो मेरे को लगा यार मुझे इनका जो विश्वास है मेरे ऊपर, उसके लिए काम करना है। तो ये दो चीज़ें बहुत डीपली आज भी मेरे को यार, वो दिन याद है मेरे को, वो तारीखें याद है मेरे को जब ये चीज़ें हुई थी। यू नो, आज भी अगर छत्रपति संभाजी नगर में एक कैफ़े है, उस कैफ़े में ना आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। तो ये 28 जनवरी के दिन मैं और मेघ उस कैफ़े में गए थे, साथ में बैठकर एक मिल्क शेक पीने, और वहाँ पर हम लोगों ने एक स्टिकी नोट लगाया हम दोनों के नाम के साथ का कि ये दिन हमेशा याद रहेगा। वो आज भी वहाँ पर है, आज भी उस फोटो की मेमोरी इंस्टाग्राम पे जब भी आती मैं हर साल शेयर करता हूँ। हाँ। वो उस दिन अगर वो लड़का मुझ पे वो भरोसा नहीं बताता ना, तो शायद इतना आगे नहीं आ पाता था। हाँ। अगर
मेरा फादर के साथ में जो मेरा एक उस टाइम पे जो जर्नी रहा है, अगर वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता ना तो शायद मैं आज बहुत कंफर्टेबल इंसान होता था। मैं मेरे को मेहनत की शायद अहमियत नहीं समझ जरूरत नहीं पड़ती, सोचते ठीक है। वो उनका तरीका था सिखाने का, उन्होंने सिखाया और उन्होंने जो भी सिखाया आज मुझे लगता है कि मैं उस समय, लेकिन ऐसा लगा होगा कहने कि गलत कर रहे हैं, मेरे पिताजी मेरे लिए गलत कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा थॉट गलत से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि यार वो खुश नहीं लगते थे मुझे। पिता गलत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो कभी नहीं गलत कर सकते हैं। उस टाइम पे भी ये नहीं लगता था कि ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ में, बस ये होता था कि यार ये खुश क्यों नहीं है, ये मेरे इस डिसीजन से खुश क्यों नहीं है, या ये मुझे ये क्यों नहीं करने देना चाहते। सवाल आते थे, ये कभी नहीं लगा कि यार ये गलत आदमी है। हाँ, ये थोड़ा सा है, मतलब डीपली इम्पैक्ट तो है सर पिताजी। ये डीप इम्पैक्ट जो है ना, हर एक के लाइफ में बाप कभी भी किसी को जताता नहीं है कि तू मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर कैसा है कि तू ये चीज़ कर तो तुम्हारे लिए, वो हमेशा बताता है, अपना डिसीजन बताएगा कि तू ये कर। लेकिन वो इसीलिए भी कि उनकी जो लाइफ रही है, उनका जो चाइल्डहुड, उनकी जो जर्नी रही जो है, मैंने किया वो तू मत कर, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हाँ, ये बोलना कि आप ये करो उससे ज़्यादा वो ये कहते ये मत करो, ये मत करो, मुझे पता इससे क्या होगा, वो मत करो, मुझे पता इससे क्या होगा। तो मत करो से आपको लगता है यार ये हमेशा हर चीज़ करने से रोक रहे हैं मेरे को, पर आज आप उस चीज़ को पीछे पलट कर देखो, आपको लगेगा कि यार आपको गिरने से पहले कोई इंसान आपको बचा रहा है, वो पिता है आपके, क्योंकि उसको पता है, वो जा चुके हैं उन सारी चीज़ों से, आज वो सब चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है। हाँ, ये तो है सर, अभी पता चल रहा होगा उसके बारे में। सर मुझे ये बताइए कि अगर कोई नया इंसान जो जिम ट्रेनर बनना चाहता है, उसके करियर के बारे में कुछ ऐसा स्कोप क्या है, कैसा मतलब वो चीज़ें आगे कर सकता है, उसमें जाना चाहता है तो जा सकता है कि नहीं जा सकता, उसके लिए फ़ायदा है कि नहीं है, एक यूथ के लिए आप क्या बताएंगे? बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। हेल्थ एंड फिटनेस ये इंडस्ट्री आज भी बहुत फ्रेश है, बहुत न्यू है। मैं कहूँगा कि एक्चुअल में इसकी ग्रोथ की शुरुआत अभी हो रही है, हुई भी नहीं है। इसके पहले शुरुआत एज ए ट्रेंड हुई थी, जिम जाना एज ए ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। कोविड का इम्पैक्ट आया, लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस पता चली, हेल्थ एंड फिटनेस की इम्पोर्टेंस कोविड के बाद शुरू हुई। लेकिन ट्रेनिंग, किसी का गाइडेंस लेना, न्यूट्रिशन का गाइडेंस लेना, इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस है ना अब शुरू होना स्टार्ट हो गई है। तो आई थिंक ये इंडस्ट्री को ग्रोथ बहुत है आगे। तो अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि एज अ पर्सनल ट्रेनर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे इस करियर को स्टार्ट करना है, चूज़ करना है, बिल्कुल कर सकता है। और इसका करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए गेट अ सर्टिफिकेशन। जैसे आप आपकी कॉलेज की पढ़ाई करते हो, वैसे ही ट्रेनिंग्स और न्यूट्रिशन की पूरी पढ़ाई होती है, पूरी पढ़ाई होती है। हाँ, इसका तो मेरी बहन भी न्यूट्रिशियन है, उन्होंने भी इसका कोर्स किया है। उन्होंने किया था कि रांची में जो कोची है ना, रांची में कोई एक स्पेस जगह है गुजरात, वहाँ पे तो वही है कि न्यूट्रिशन कोर्स कीजिए एक अच्छी जगह से, जहाँ पर आपको इसका एक नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी पूरी आपको समझ मिल जाए। उसके बाद में मैं कहूँगा पर्सनल एक्सपीरियंस से, और ये मेरा मानना है कि एटलीस्ट एक साल तक आप सिर्फ फ्लोर पे बिताइए एज अ जनरल ट्रेनर, जहाँ पे आप सर्टिफिकेशन के बाद जहाँ पे आपकी सैलरी एकदम बेसिक होगी, कोई हाई अर्निंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, बेसिक सैलरी। आपको 8 घंटा जिम के फ्लोर पे बिताना पड़ेगा, आपको अलग अलग लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलेगी। ये एक साल में ना आप अलग अलग बॉडीज़ को समझोगे, अलग अलग बॉडी टाइप्स को समझोगे, अलग अलग इंसान, उनके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि एक अच्छा इंसान अगर आपको आके सिखाने बोलेगा, बहुत सहजता से सीख के चला भी जाएगा। कोई डिफ़िकल्ट इंसान आ जाता है, वो बहुत नखरे दिखाएगा, बहुत टेंट्रम्स दिखाएगा। कभी आपको कोई कॉम्बिनेशन ऑफ इंसान मिल जाएंगे, किसी की बॉडी बहुत स्टिफ है, किसी की बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। तो इतना अलग सीखने मिलेगा ना आपको एक साल में। ये एक साल आपका प्रैक्टिकल कोर्स है। आप समझिए उस एक साल के प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर भी आपको सैलरी मिल रही है। तो सर आप लोगों को ऐसे पता चल रहा होगा क्या कि मतलब किसी के बॉडी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसे आप लोगों को कैसे पता चलता है ये चीज़ें? अब तो ओवर टाइम देखकर पता चल जाता है, क्योंकि अब एक्सपीरियंस आ चुका है। इनिशियली आपको समझना पड़ता है इन सारी चीज़ों को कि एक्चुअल में इसकी बॉडी की नीड क्या है। फ़र्क है।
आपकी बॉडी का एक वांट होगा, आपकी एक नीड होगी। हो सकता है आपकी बॉडी की वांट होगी कि यार मुझे एकदम 6 पैक एब्स, बड़े आर्म्स चाहिए, हाँ। ये आपकी वांट है। पर इसके पीछे आपकी नीड क्या है ये एक ट्रेनर समझेगा। आपका ट्रेनर आपको एक असेसमेंट करेगा, बोलेगा कि सर आपकी बॉडी में मोबिलिटी कम है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, स्ट्रेंथ कम है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कम है। तो हमको उन चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ेगा। ओके। तो इस तरीके से एक ट्रेनर फिर आपका पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करेगा। डन। पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करने के बाद में जैसा मैंने कहा कि हफ्ते दर हफ्ते और सीखने मिलता है प्रैक्टिकल बेसिस पे कि हमको क्लाइंट कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। हाँ। तो इसीलिए कोच के फील्ड में अगर आप आना चाहते हो, बहुत अमेजिंग फील्ड है, बहुत सीखने मिलता है। लेकिन 1 साल पूरा फ्लोर पे बिताने के बाद में प्रैक्टिकल करिए, उसके बाद में पूरा प्रैक्टिकल हो गया। 1 साल में आपने लगभग 40-50 बॉडीज़ ट्रेन की है, समझा है, नोट्स बनाए हैं। इसके साथ साथ आप काफ़ी और सेल्फ नॉलेज गेन कर रहे हो, पढ़कर वीडियोस देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, जो भी है। फिर आप शुरुआत कीजिए अपने पर्सनल ट्रेनिंग के करियर की। पर्सनल ट्रेनिंग में हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ बीटा क्लाइंट्स लेने पड़े, जहाँ पर आप उनको शायद कुछ भी चार्ज ना करो। आप बोलोगे आपके दोस्त को कि यार सुन भाई, तू मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे को 3 महीने 6 महीने ट्रेन करूँ, कोई पैसे नहीं लूँगा। हो सकता है कोई लोग बोले कि हाँ पैसे लेके कर ले, लेकिन अगर फ्री में भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, कीजिए शुरुआत में इसको। बिल्कुल आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर उन रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको अब पेड क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। जैसे आप 4 साल इंजीनियरिंग में डालते हो, किसी डिग्री में 4-5 साल डालते हो, वैसे इस फील्ड के अंदर भी आपको 2-5 साल पहले ये चीज़ें डालनी पड़ती है। आपको मेहनत करनी होगी, इन्वेस्टमेंट करना होगा आपकी तरफ से। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जो है पहले कोर्स के बाद में ही आपको रिटर्न्स आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि आप फ्लोर ट्रेनिंग जब कर रहे हो आपको पैसे मिल रहे हैं उसके अंदर। मिल रहे। हाँ। स्मार्टली अगर देखा जाए तो ये वैसा एक जॉब है जहाँ पर 1 साल के बाद में आपके पैसे बनना स्टार्ट हो गए। फिर एक पॉइंट के बाद में जब आपको सब समझ में आ गया है, आपने थियोरेटिकल नॉलेज ले लिया है, प्रैक्टिकल नॉलेज ले लिया है, पर्सनल ट्रेनिंग आपको पता चल गई है, इसके बाद में फिर ग्रोथ ही ग्रोथ है। अब ये ग्रोथ बड़ी इंडिविजुअल है। कुछ लोग हो जाते हैं बहुत कंफर्टेबल कि मुझे इस जिम में 6 क्लाइंट मिल चुके हैं, मुझे इसके और कहीं बाहर जाना नहीं है। हाँ। मैं ये 6 क्लाइंट ट्रेन करके 1 तारीख से 1 तारीख के बीच में जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। अब आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे इससे और आगे बढ़ना है, तो आपको कंफर्ट जोन ब्रेक करके शायद आपको 4 अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना पड़े। हाँ। शायद आपको 4 अलग अलग तरीके के क्लाइंट, अलग अलग जिम्स में जाना पड़े। मेहनत और बढ़ती जाएगी, लेकिन ग्रोथ बहुत है इसमें, बहुत ग्रोथ है। तो मतलब शुरुआत कर सकते हैं जो यूथ अपना चाहे, बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत। अर्निंग है इसमें, बहुत अच्छी अर्निंग आपकी अच्छी चली जाएगी जी। ठीक है सर। सर आपने तो बॉलीवुड के बारे में बता दिया है, आपका हॉलीवुड में कोई ऐसा कोई नहीं? अभी भी ऋतिक रोशन यार, वन मैन आर्मी। ऋतिक इज बेस्ट। मतलब अभी भी लोग कितनी बार लिखते हैं कि यार अगर हॉलीवुड में यहाँ से कोई अगर जा सकता है तो ऋतिक रोशन है। बट इन टर्म्स ऑफ एन एक्टर जिसकी मूवीज़ मेरे को देखना बहुत पसंद आता है, एंड ऑब्वियसली पहले से काफ़ी हमको पसंद भी, इज़ ड्वेन जॉनसन। द रॉक। हाँ। सर अभी मैंने देखा जैसे कि यूथ हमारे हैं जो नए नए जिम ज्वाइन करते हैं, जिनको अभी सोच कैसा होता है ना कि आज 3 दिन जिम जाएंगे, 14 दिन बॉडी बन जाएगा, फिर किसी के साथ मारम पिटी ऐसा। चलो किसी ने कोई चला गया जिम करने के लिए, उसका 1-2 महीने में 3 महीने बॉडी अच्छा बन गया। फिर उसका ऐसा क्या लगता है कि सामने वाले कोई भी आए, मेरे आगे तो कोई भी नहीं है, खत्म, उसको तो पेल देना है। कभी ऐसे आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपने गए, अब सोचा ही नहीं आपने कि क्या करना है, पहले पेल दिया उसको, फिर लास्ट में रिग्रेट होता है कि यार गलत पेल दिया, मैंने गलत जगह फंस गया यार? बहुत पहले होता था। अच्छा। जैसे जैसे एज बढ़ती गई, मैच्योरिटी आती गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई, अब ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब नहीं होती क्योंकि कॉलेज लाइफ में बहुत होता होगा। कॉलेज लाइफ में भी नहीं होता था। कॉलेज लाइफ से इनिशियल 1-2 साल जो मुंबई के थे मेरे, तब काफ़ी होता था ये पहले। तो उस ड्यूरेशन में मेरे को ऐसा लगता था, और उस टाइम पे ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत फिट था, है ना। पहले जिम जा चुका था और बाद में भी थोड़ा बहुत जिम जा रहा था मुंबई के फर्स्ट ईयर में। लेकिन पहले ऐसा लगता था कि यार जिम गया है, किसी को भी मार सकता हूँ, या ऐसा कुछ लगता था। हाँ। बहुत कम बार झगड़े वगैरह हुए ऐसे, मतलब हुए ऐसा कभी, हाँ
ये सबकी लाइफ में होता है, स्पेशली लड़कों की लाइफ में ये 1 या 2 बार ऐसे इंस्टेंसेस तो आ ही जाते हैं। रिग्रेट हुआ बाद में? हमेशा हमेशा हुआ हमेशा कि मैंने अगर जितने भी बारी मैंने अगर किसी को मारा है, द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स टू मी इज़ मेरे हाथ कांपने लग जाते और वो कांपते इसलिए क्योंकि मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने गलत कर दिया, कि शायद बात करके भी ये चीज़ सॉल्व हो सकती थी। हाँ। तो इसीलिए अब काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से ऐसा हो गया यार कि यार भले ही मेरे को रास्ते पर कोई गलत गाड़ी चला रहा है, कोई गलत काट के लेके जा रहा है, लगता है गलत, बिल्कुल अंदर से थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता है, बट अभी मारने वगैरह का बिल्कुल। बट सर कैसा है ना कि जिम ट्रेनर जो होते हैं ना और बॉडी बिल्डर, उनके प्रति लड़कियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं। Fact है? बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये, पक्का बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, आपके पैसे से कुछ भी नहीं पर्सनल? बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हाँ। अट्रैक्शन बहुत इंडिविजुअल चीज़ है, बहुत इंडिविजुअल चीज़ है। ओके, तो ये बात गलत है कि मतलब लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती जिम वाले से? होती होगी मे बी फ्यू, बट ऐसा नहीं कि सभी के साथ हो। ये ऐसा भी है कि आप अपने आप को कैसा पोजीशन करते हो, कैसा प्लेस करते हो, है ना। आप अगर चाहते हो कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो तो बिल्कुल होंगे। बट ये चीज़ सच है सर, लड़कियों को 6 पैक वाले बॉयज़ जल्दी पसंद आते हैं। मेरे को नहीं लगता है ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ मैं सर बीच में ऐसे खुद को मतलब खुद का अट्रैक्शन पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए मैं जिम जा रहा था। वही तो कह रहा हूँ मैं कि अगर आप चाहते हो वो आपका अट्रैक्शन पॉइंट बने तो उससे आपको अट्रैक्शन मिलेगी, तो आपको क्राउड भी वैसा ही मिलेगा जो 6 पैक एब्स चाहते हैं। हाँ, करेक्ट। आप जो चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहोगे आप वही अट्रैक्ट करोगे, ओके। तो आपको क्राउड भी वैसा ही मिलेगा, आपको शायद लोग भी वैसे मिलेंगे जो आपको अट्रैक्ट करें। तो मतलब बिल्कुल झूठ है ये। और आपने कभी ट्राई भी नहीं किया कि बॉडी वॉडी दिखा कर किसी के साथ में? बॉडी दिखाकर क्या लोगे यार, मतलब क्या कर लोगे लाइफ में? है सर, बहुत लोग ऐसे होते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, नहीं होना चाहिए। अगर आप बॉडी दिखाकर किसी को, ये मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन हो गई बहुत। करेक्ट। अगर कोई आपको आपके लुक्स के लिए नहीं, आप कैसे इंसान हो उस चीज़ के लिए अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो वो सही अट्रैक्शन है। ओके। पर अगर आपके लुक्स आर डिसेप्टिव, ठीक है, आज 6 पैक है कल ना होगे, तो जो आज आपके 6 पैक की वजह से अट्रैक्ट हुआ है, जब आपके 6 पैक चले जाएंगे किसी और के पास जाएंगे। एग्जैक्टली तो वो अट्रैक्शन क्या काम का? वो अट्रैक्शन मुझे तो नहीं चाहिए। करेक्ट। क्योंकि आज भले ही मेरे पास में एक अच्छी तंदुरुस्त बॉडी है, एक टाइम पे मेरी भी एज हो जाएगी, शायद मैं इतना अच्छा नहीं दिखूंगा जितना अभी मेरी बॉडी है, इतनी अच्छी शायद ना दिखे, शायद एक बैड पैच आ जाए जहाँ मे बी शायद से मेरी इतनी अच्छी फिजिक ना हो, तब क्या? तो दैट अट्रैक्शन नेवर मैटर्स टू मी, नेवर। ओके। वो सिर्फ एक कंपटीशन के लिए अच्छी है। कंपटीशन में वो अट्रैक्शन रहना कि यार इसने क्या फिजिक बनाई है, मैं शायद उस चीज़ के लिए, मैं एज अ बॉय आई विल गेट अट्रैक्टेड टू दोज मेन हु आर ऑन स्टेज कम्पीटिंग, मैं उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि वो मेहनत के लिए कर रहा है, वो उस कंपटीशन को जीतने के लिए कर रहा है, वो अट्रैक्शन सही है। तो ये गलत है, फिर बहुत गलत है। और सर अगर आप जिम ट्रेनर नहीं होते तो क्या होते अभी? अगर मैं जिम ट्रेनर नहीं होता तो भी मैं किसी ना किसी इंस्ट्रक्टिंग फील्ड में ही होता, या तो कोई प्रोफेसर होता, या फिर कोई किसी और फील्ड में एक इंस्ट्रक्टर होता। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने पढ़ाई छत्रपति संभाजी नगर में की है। आई हैव डन 4 years ऑफ माई इंजीनियरिंग। ओके। लेकिन उस टाइम पे भी शुरू में ट्यूशन क्लासेस लेता था पहले ही घर पे, तो तब भी सिखा ही रहा था लोगों को, मतलब स्टार्टिंग से ऐसा तो है। वो थोड़ा सा सिखाने वाला जो पार्ट है वो हमेशा से रहा है मेरे अंदर। इसमें आपको मज़ा आता है, ये करने में मज़ा आता है कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ। जी। तो सर एक चीज़ मुझे जानना था कि अपने यूथ को, आप अपने यूथ को, जो अपने यंगर वर्जन को 10 साल पीछे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? 10 साल पीछे अगर मुझे अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो, बस बोलूँगा कि थोड़ा और समझदारी से अगर लाइफ में काम लेता, मैं जो भी छोटी मोटी गलतियाँ अगर मुझसे हुई, अगर वो ना होती, छोटी मोटी यू नो, क्योंकि कई सारी गलतियाँ मैंने जो उस टाइम पे की है वो मुझे बहुत बड़ी सीख भी देकर गई है ना। तो जिन चीज़ों से मुझे सीख मिली उनको तो मैं अवॉइड नहीं करूँगा, वो हुई है पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट कुछ छोटी मोटी गलतियाँ अगर मैं अवॉइड कर सकता हूँ, थोड़ा और समझदारी से अगर पेश आ जाता अपनी लाइफ में, बस इतना ही एडवाइस दूंगा, कोई मेजर चेंज नहीं। क्योंकि आई थिंक आज अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ, आज जहाँ पर भी मैं हूँ, जो लाइफ मैंने जी उसी की वजह से मैं खुश हूँ। आप अपनी लाइफ से खुश हैं? बहुत कंटेंट हूँ अपनी लाइफ में। आपको कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं गलत लाइन में आ गया था? नहीं, कभी नहीं होगा। कल को अगर मेरे पास में ये काम नहीं भी बचा तो भी कोई रिग्रेट नहीं होगा। आप आज से 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? पता नहीं।
नहीं, पता नहीं। फिर भी ऐसे थॉट होगा ना कि मुझे वो करना है। आपने तो चलो एक अपना गोल आपने एक अचीव कर लिया कि मुझे ऋतिक रोशन से मिलना था, आपने मिल लिया। अभी नेक्स्ट क्या है आपका? यार अगर यहाँ से 10 साल आगे मैं अगर बोल दूँ कि मुझे ये करना है, लेकिन नहीं अगर कर पाए। मैं उससे अगर ज़्यादा अचीव भी कर सकता हूँ तो भी मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ कहीं पे, है ना। मैं अगर बोल दूँ कि 10 साल बाद मुझे एक बड़ा घर लेना है, मैं ये बोल दूँ कि मेरा 10 साल बाद मुझे एक बड़ा घर लेना है, लेकिन क्या पता यार ऊपर वाले ने शायद उससे भी बड़ी चीज़ मेरे लाइफ में लिखी हो। हाँ। तो एक 10 साल बाद का गोल सेट करना, मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ कहीं पे, मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, ओके। है ना। तो मैं उस चीज़ को ओपन एंडेड रहने दूंगा, मैं उस चीज़ को खुला रखूँगा कि 10 साल बाद जहाँ मेरी लाइफ मुझे अपनी मेहनत से लेकर जाए, क्योंकि 10 साल बाद अगर वो चीज़ मुझे अचीव नहीं हुई तो मुझे बुरा लगेगा, और अगर मुझे उससे ज़्यादा मिलने वाला होता लेकिन नहीं मिला तो भी बुरा लगेगा ना। तो मैं उस चीज़ को खुला छोड़ूंगा कि जहाँ मेरा काम, मेरी मेहनत मुझे लेके जाएंगी यहाँ से 10 साल बाद, मैं खुश हूँ, उस चीज़ से आप हैप्पी? बहुत खुश हूँ, अभी कोई रिग्रेट नहीं है? कभी रिग्रेट नहीं है। अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे सर। अरे ओके, ट्रूथ एंड डेयर नहीं है सर, अच्छा। फैक्ट एंड मिथ। आई वुड बी हैप्पी अगर ट्रूथ एंड डेयर होता तो। फिर डेयर ज़्यादा मिलता, फिर चल आपको देगा 10 पुशअप्स यहाँ पे लगाने पड़ते। बहुत कम है, 10 पुशअप तो बहुत कम हो गए। कितना मार लेते हैं आप? 100 तो चले जाएंगे। हाँ जी। अच्छे वर्कआउट के लिए आपको बहुत सारा पसीना बहाना पड़ता है। मिथ। अगर आप वर्कआउट करना बंद कर देते हैं तो मसल्स फैट में बदल जाती है क्या? मिथ। वर्कआउट करते समय किसी भी इंजरी से बचने के लिए आपको पहले स्टिचिंग करनी चाहिए। मिथ, बट स्ट्रेचिंग से बेटर मैं कहूँगा कि वार्म अप, एक अच्छी मोबिलिटी रूटीन होनी चाहिए। दोनों सेम है ना? नहीं, फ़र्क है। क्या? तो स्ट्रेचिंग में ऐसा है कि 2 तरह की स्ट्रेचिंग है, एक होती है डायनामिक स्ट्रेचिंग, एक होती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक में ये है कि आपको मूवमेंट देनी पड़ेगी बॉडी को, ओके। जो आप वर्कआउट से पहले करोगे। तो जब आप आते हो, हाथ घुमा रहे हो, पैर घुमा रहे हो, पैरों को आगे पीछे स्विंग कर रहे हो, इनमें क्या हो रहा है, मसल धीरे धीरे खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लड फ्लो हर मसल में बढ़ रहा है, उस मसल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको वार्म अप कहा जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है और मसल धीरे धीरे खुल रहा है। तो इसको डायनामिक स्ट्रेचिंग या फिर आप मोबिलिटी ड्रिल ये कह दीजिए। ओके। वर्कआउट के बाद में जो आप करोगे वो होगी स्टैटिक स्ट्रेचिंग, कि आपने एक पोजीशन को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो होगी स्टैटिक स्ट्रेचिंग। तो वर्कआउट से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, लेकिन वर्कआउट से पहले डायनामिक स्ट्रेचिंग और वर्कआउट के बाद में स्टैटिक स्ट्रेचिंग। वर्कआउट के पहले वार्म अप, जी, उसके बाद स्ट्रेचिंग, उसके बाद में स्टैटिक स्ट्रेचिंग, कूल डाउन। इट्स ओके। या दोनों सेम है। दोनों सेम तो नहीं है, बट ठीक है। ठीक है सर। चौथा ये ना कि सर स्पॉट रिडक्शन, बॉडी के किसी स्पेसिफिक एरिया का फैट कम करना पॉसिबल है? मिथ और फैक्ट? मिथ। कर सकते हैं। जाएगा तो हर जगह से जाएगा और बढ़ेगा भी तो हर जगह बढ़ेगा। अच्छा, मैं चाहूँ इस एरिया का ख़त्म करो, नहीं हो सकता? नहीं होगा, नहीं हो सकता। आपका बॉडी एक पूरा सिंगल यूनिट है, बॉडी अलग अलग नहीं है। जब आप बॉडी में कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, भले ही ट्रेन एक मसल हो रहा है, एनर्जी पूरी बॉडी से जा रही है आपके, करेक्ट? हाँ हाँ। तो एनर्जी बैलेंस जब तक आप मेंटेन कर रहे हो, फैट पूरे जगह से घटेगा, हर जगह से घटेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। स्पॉट रिडक्शन नहीं हो सकता। ओके। और सर एक है, कार्डियो फैट लूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है? मिथ और फैक्ट? बेस्ट तरीका नहीं, बट एक बहुत इसेंशियल टूल है, बहुत ही एक नेसेसरी टूल है। कार्डियो आपके फैट लॉस जर्नी में अगर आप रखते हो, क्योंकि कार्डियो के भी अलग अलग टाइप्स हैं, हाँ, राइट। एक आपका लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो है, यानी कि आप एक ही स्पीड पे चल रहे हो, एक ही स्पीड पे आप कोई काम कर रहे हो, जहाँ पे आपका हार्ट रेट, जिसको हम एक जोन 2 कहते हैं, जोन 2 वाले हार्ट रेट के रेंज में अगर हम मेंटेन करके कुछ कर रहे हैं, तो वो लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो हो गया। ये आपके फैट लॉस की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, बहुत बहुत एसेंशियल और बहुत हेल्पफुल चीज़ है। जैसे ही आप एक हाई इंटेंसिटी वाले ट्रेनिंग्स में चले जाते हो, या फिर आप एक बहुत एक्सेस हार्ट रेट के ऊपर ट्रेन करना स्टार्ट करते हो, आपके चांसेस है कि आप मसल लॉस भी कर सकते हो। ओके। कि आपका फैट के साथ में शायद मसल भी जा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नेसेसरी नहीं है, बट एक बहुत इसेंशियल टूल है। अगर आप रखते हो तो आपके फैट लॉस की जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सकती है, वो बेटर हो सकती है। तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले कार्डियो करना चाहिए? मैं कहूँगा बाद में।
बाद में करना चाहिए। बाद में करना चाहिए, क्योंकि आपको वेट ट्रेनिंग के अंदर जो है काफ़ी एनर्जी लगती है, ओके, लेकिन आप जब एक स्पीड पे चल रहे हो उसमें उतनी एनर्जी नहीं लगेगी जितनी आपको वज़न उठाने में लगेगी। तो वहाँ पर क्योंकि आप चाहोगे कि आपकी परफॉर्मेंस कम ना हो वेट ट्रेनिंग में, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि कार्डियो बाद में कीजिए। ओके जी। सर, ये भी एक चीज़ नया है कि ज़्यादा प्रोटीन मतलब ज़्यादा मसल्स, नहीं, मिथ और फैक्ट? मिथ। मोर इज़ नेवर मोर, ऑप्टिमल इज़ द मोस्ट। कि सही क्वांटिटी विल गिव यू द मैक्सिमम रिजल्ट। ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा रिजल्ट आएगा ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। ओके, मॉर्निंग में गर्म पानी और नींबू पीने से फैट लूज होता है, मिथ और नहीं, फैक्ट? मिथ, मिथ है, नहीं होता। नहीं होता, मिथ है। इंस्टेंट फास्टिंग से फैट लूज होता है? इंस्टेंट फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंस्टेंट सर। देखिए, फास्टिंग इज़ ऑल्सो अ टूल, है ना। ऐसा नहीं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से डायरेक्टली फैट लॉस होगा। कोई भी चीज़ करने से डायरेक्ट फैट लॉस तो नहीं नहीं होगा। होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसा है कि अगर आप दिन में कुछ घंटों तक 12, 14, 16 घंटे अगर आप कुछ नहीं खा रहे हो और फिर आप बचे हुए 8 घंटे के अंदर आपका खाना खा रहे हो, इसको एक तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। करेक्ट। इसमें फिर 24 घंटे की भी फास्टिंग है कि आप हफ्ते में एक दिन पूरा 24 घंटा फास्ट कर लो। इन फास्टिंग्स के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स है। इससे डायरेक्टली फैट लॉस होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अगर कह दूँ आपने अगर आज 16 घंटे कुछ नहीं खाया है और फिर बचे हुए 8 घंटों के अंदर आपने दबाकर पिज़्ज़ा, पाव भाजी, बर्गर, मिठाई या सब खाई है, तो फैट लॉस नहीं होगा। आपको उन 8 घंटों के अंदर भी आपके बॉडी के लिए जितना प्रोटीन लगने वाला है वो आप खाओगे, जितना कार्बोहाइड्रेट फैट्स लगने वाला है उतना खाओगे। करेक्ट। करेक्ट। तो 16 घंटे फास्टिंग से फैट लॉस हो रहा है वो आपका रूल नहीं है। आपका थंब रूल है कि आप अगर आप एक मेजर्ड क्वांटिटी में, आप अगर सही मात्रा में आपका खाना खा रहे हो, वो चाहे आप 16 घंटे फास्टिंग करके खाओ या पूरे आप 24 घंटे के स्प्लिट में खाओ। 24 घंटे के स्प्लिट में यानी कि जब सो रहे हो तब नहीं, हाँ, बराबर। आपके सुबह उठने के बाद से लेके शाम तक बिना फास्टिंग के रूल को अप्लाई किए भी अगर आप उतनी क्वांटिटी खा रहे हो, आपका रिजल्ट सेम रहेगा। तो आप ऐसा क्या सजेस्ट करेंगे, सुबह सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए, रूटीन कैसा होना चाहिए हर एक पब्लिक को, जैसे हमारी पब्लिक है? एक आइडियल रूटीन बताता हूँ पूरे दिन का, बहुत ही आइडियल रूटीन। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो आपको बहुत अच्छे चेंजेस दिखेंगे। सबसे पहले उठकर फ़ोन हाथ में मत लीजिए। करेक्ट। सबसे पहले उठकर आप फ़ोन को हाथ में मत लीजिए, उठिए, स्टार्ट मूविंग। थोड़ा घर में चलना फिरना, शायद घर के थोड़े छोटे मोटे काम, मतलब मैं आज भी ये चीज़ करता हूँ, उसमें बोलने मुझे कोई शर्म नहीं आती। उठकर सबसे पहले आप कचरे की थैली बाहर रख दो, नया बैग रख दो, नारियल मैंने अंदर रख दिए, न्यूज़पेपर रख दिया, अपने पेड़ों में पानी डाल दिया। आपको अगर पॉसिबल हो रहा है 10 से 15 मिनट धूप के अंदर नंगे पाँव चल लीजिए। धूप के अंदर नंगे पाँव चल लीजिए 10 से 15 मिनट, 20 मिनट अगर मिल रहा है आपको, नहा लीजिए। अगर आपके पास में टाइम है न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। और फिर जो पहला मील आप खाओगे वो मील होना चाहिए फुल ऑफ प्रोटीन, लाइक स्प्राउट टाइप। आप चाहे तो प्रोटीन शेक से शुरू कर लीजिए आपका दिन, आप चाहे तो अंडों के साथ शुरुआत कर लीजिए आपका दिन। अगर आप वेजिटेरियन है तो वे प्रोटीन से शुरुआत करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, आप अंडों से आपका दिन शुरू कर सकते हैं। येलो वाला खाना है उसमें? डिपेंड करता है कि आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर आपका न्यूट्रिशन के हिसाब से आपके डाइटरी रिक्वायरमेंट के अंदर येलो सजेस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल खाइए, अगर नहीं कर सकते तो नहीं खाना चाहिए। आई वुड आइडियली सजेस्ट कि येलो हो सके तो कम ही रखिए, ज़्यादा मत रखिए। मैंने सुना है कि सर येलो खाने से ब्लड जाम हो जाता है, सर से कुछ ऐसा हो जाता है उसकी? नहीं, ये सारी चीज़ें जो लोग कहते हैं वो कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। ये उन्होंने बस एक आर्टिकल पढ़ के व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते करते ये बात आगे चली गई है। करेक्ट। आपको अगर कोई चीज़ ऐसी आर्टिकल मिल रही है ना, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पीछे जाइए, उसके बारे में पूरी रिसर्च कीजिए, समझिए उसको डेप्थ तक और फिर उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। सो कमिंग बैक कि दिन कैसा होना चाहिए, शुरुआत की फ़ोन नहीं, घर का काम कीजिए, धूप में नंगे पाँव चल लीजिए, हो सके तो न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत अच्छा रूटीन, एक बहुत अच्छी शुरुआत हो जाती है दिन में। अगर 4 अच्छी बातें आप पढ़ लो, न्यूज़ पढ़ लो। पहला मील फुल ऑफ प्रोटीन, और फिर जितना हो सके उतना ही कार्ब्स खाइए, जितना ज़रूरत है
उतनी ही कार्ब्स खाइए, रिफाइंड कार्ब्स मत खाइए। फ्रूट्स ले लीजिए, फल ले लीजिए, नट्स ले लीजिए थोड़े से। उसके बाद में आपके फिर लंच, मिड स्नैक और डिनर, जो 3-4 मील होंगे आगे के, उनको भी आप ऐसे ही शुरुआत आपने करनी है कोई भी मील की फाइबर के साथ में। तो आपने सबसे पहले खानी है या तो बहुत सारी सब्जियां, या तो सैलड, या तो सूप स्टार्टिंग में। ओके। उसके बाद में आपने खाना है आपका प्रोटीन पोर्शन, जो भी आपका प्रोटीन पोर्शन है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन हो रहा है, अगर आप वेजिटेरियन है तो शायद आपके स्प्राउट्स हो रहे हैं, या फिर पनीर आ रहा है, या आपका उसके बाद में सेकंड चीज़ होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपका चावल या फिर जो भी अनाज है, इसको आप सबसे आखिरी में खाइए, लास्ट में खाइए। इससे आपका ब्लड शुगर काफ़ी कंट्रोल में रहेगा, काफ़ी बैलेंस में रहेगा। अगर आप शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर बहुत ऊपर स्पाइक होता है और बहुत जल्दी से नीचे भी क्रैश हो जाता है। इसकी वजह से बार बार भूख लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये जो लोग बहुत बार खाते हैं या फिर बहुत बार बाहर का खाना खाने की जो इच्छा होती है, इस वजह से होती है क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक तो बहुत ज़्यादा है और आप शुरुआत ही किसी भी मील की कार्बोहाइड्रेट से कर रहे हो। सो किसी भी मील की शुरुआत पहले फाइबर, फिर प्रोटीन, फिर फैट्स और फिर कार्बोहाइड्रेट। इसको आप फाइबर फर्स्ट रूल में रख लीजिए। ऐसे आपके दिन के 2 से 3 मील, लंच, मिड स्नैक, डिनर, ये हो गए। इसके बाद में वापस रात में सोने के 3 घंटे पहले आपका आखिरी मील ख़त्म कर लीजिए। अच्छा, सोने के 3 घंटे पहले? बिल्कुल, आप सोने से पहले 3 घंटे आखिरी मील ख़त्म कर लीजिए। 2 से 3 घंटे पहले आपका फ़ोन भी आप साइड में रख दीजिए। स्क्रीन टाइम आपको बिल्कुल मिनिमाइज़ करना है उठने के बाद और सोने से पहले, ताकि आपकी आँखों को आराम मिले। इसका रीज़न ये है, सोने से 3 घंटे पहले जब आप आपका मील खा लेते हैं, आपका फूड जो है डाइजेशन में चला गया है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब आप खाते हैं तो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको खाना जलाना है, अंदर बर्न करना है। अगर आप सोने से जस्ट पहले खाओगे और एक वार्म बॉडी टेम्परेचर साथ में सोने जाओगे, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और आपका फूड का डाइजेशन भी अच्छा नहीं होगा। ज़्यादा करके चांसेस है कि अगले दिन सुबह जब आप उठोगे तो बहुत इन्फ्लेमेशन, बहुत ब्लोटिंग, बहुत ऐसा पफीनेस दिखेगा चेहरे पे। तो वो अवॉइड करने के लिए 3 घंटे पहले आपका आखिरी मील खा लीजिए। ठीक है। स्क्रीन टाइम इसीलिए अवॉइड करना है क्योंकि आपको नींद लगती है आपके ब्रेन में जब मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है। ये जब आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होता है तब आपकी नींद अच्छी आती है। ये प्रोड्यूस होता है अंधेरे की वजह से और ठंड की वजह से। तो जब आप एक कोल्ड रूम के अंदर अंधेरे में सोते हो तो आपका मेलाटोनिन हाई होता है, सेरोटोनिन हाई होता है और आपको एक अच्छी साउंड स्लीप आती है। अगर आप सोने के 1 सेकंड पहले तक स्क्रीन पे है तो इस ब्लू लाइट की वजह से आपका ये पूरा का पूरा मेलाटोनिन, सेरोटोनिन एकदम कम रह रहा है। तो इस वजह से आपको वो नींद बिल्कुल भी अच्छी नहीं आने वाली। दूसरी चीज़, आप बहुत सारे थॉट्स लेकर सो रहे हो रात में, आप चैन की नींद नहीं सो रहे हो। जो भी चीज़ आप उस 1 घंटे 2 घंटे में देख रहे हो, हर 15-15 सेकंड के स्विच में देख रहे हो, आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स लेकर सो रहे हो, तो आपके ब्रेन में वो चीज़ कॉन्स्टेंटली फंक्शन होती रहेगी। तो आपका पूरा का पूरा ये स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ आपका एक आइडियल दिन जो है ऐसा होना चाहिए। सोने से पहले 2 घंटे 3 घंटे फ़ोन नहीं, सोने के उठने के बाद 2 घंटे 3 घंटे फ़ोन नहीं। जितना स्क्रीन टाइम हो सके कम कीजिए। हर मील में प्रोटीन रखिए। हर मील की शुरुआत आप फाइबर से कीजिए। हर मील के अंत में कार्बोहाइड्रेट्स खाइए। और हो सके उतना पूरे दिन में एक्टिव रहिए। अगर इतना बेसिक रूल अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ऐसे बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेन फॉग कम हो जाएगा, बॉडी स्टिफ लगना कम हो जाएंगी, बॉडी बहुत एक्टिव लगेगी, आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी आपकी। तो मतलब ऐसा है कि फ़ोन अवॉइड करना पड़ेगा बिल्कुल उसमें, क्योंकि इंस्टाग्राम वाला वो जो 2 घंटे उठने के बाद का और 2 घंटे सोने के पहले का कंटेंट है, आपकी लाइफ में उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। हाँ, वो नहीं हो रही है। आप बस उस पर डिपेंडेंट हो गए हो कि हाँ कि नींद एक्चुअली कभी कभी कैसा होता है ना कि लोगों की आदत हो जाती है, नींद नहीं आएगी ना तो कुछ देर में फ़ोन कांस्टेंट एक चीज़ जगह पे देखोगे ना आप, तो ऐसा होता है कि ना कि आपको नींद आने स्टार्ट हो जाता है। तो वो कांस्टेंट देखना आप किताब पे चेंज कर दीजिए। हाँ, ये चीज़ है थोड़ा सा कि स्टार्टिंग शुरुआत में दिक्कत होगी,
शायद लगेगा कि यार ये मेरे लिए नहीं है, बट एक पॉइंट के बाद में आपको जब वो चीज़ें अच्छी रिस्पॉन्स देना चालू करेगी ना बॉडी के अंदर, तब आपको वो सब सही लगेगा। तो आप ऐसा कोई एक मोटिवेशनल मैसेज बताइए हमारे ऑडियंस के लिए जो फिट रहना चाहते हैं, खुद को फिट रखना चाहते हैं। यार मोटिवेशन से ज़्यादा कहूँगा कि मत डिपेंड करिए मोटिवेशन पे। आपको मोटिवेशन एक पॉइंट तक लेके जाएगा, फिर वो अगर जो चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है अगर वो चीज़ ख़त्म हो गई तो आपका मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है ना। आज मैं ऋतिक से इंस्पायर्ड हूँ, मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम। कल को अगर वो आउट ऑफ शेप चले जाते हैं तो क्या मैं भी आउट ऑफ शेप चला जाऊँगा? मोटिवेशन पे डिपेंड रहना बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। तो डोंट बी मोटिवेटेड बाय एनीथिंग, बी डिसिप्लिन। फर्स्ट रूल ऑफ अचीविंग, कुछ भी अचीव करना है, अच्छी बॉडी अचीव करनी है, अच्छी फिजिक चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, बी डिसिप्लिन। सबसे हार्ड दुनिया में अगर कुछ अचीव करना है तो है वो है डिसिप्लिन। एक बार आपने डिसिप्लिन अचीव कर लिया, किसी भी चीज़ का डिसिप्लिन अचीव कर लिया, सक्सेस इज़ योर्स, रिजल्ट्स आर योर्स, आई कैन गारंटी यू दैट। डिसिप्लिन अचीव कर लीजिए सबसे पहले। सो माई बिगेस्ट स्टेटमेंट, अगर मैं किसी भी ये जो देख रहे हैं ऑडियंस, एवरीबडी हु इज़ लुकिंग टू दिस, डिसिप्लिन सबसे पहले अपने अंदर लेके आइए। एक बार डिसिप्लिन आ गया, वर्ल्ड इज़ योर्स, आप जीत जाओगे, आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिजिक, फिटनेस, हेल्थ, करियर, मनी, एवरीथिंग। तो डिसिप्लिन मस्ट है। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड जाइए, रोज़ जिम जाइए, रोज़ मेहनत कीजिए। आज अगर बॉडी सोर है, कल अगले दिन कम वेट्स उठा लीजिए। आज अगर थकान महसूस हो रही है, अगले दिन जिम में जाके सिर्फ वॉक कर लीजिए। मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ये चीज़ आप जिम के अंदर जाने के 10 मिनट बाद पूछिए खुद को, क्या अब मन कर रहा है? अब मन कर रहा है। घर पे बैठे बैठे ये मत सोचिए यार आज मन नहीं कर रहा है, आज नहीं जाते। जिम जाओ, 10 मिनट रुको वहाँ पर और फिर देखो मन करता है या नहीं करता है। बिल्कुल मन करेगा, कुछ ना कुछ तो आप करके ही आओगे। अच्छा अब आए तो कुछ ना कुछ करके जाए, ऐसा बिल्कुल। तो वो सिर्फ वो एक स्विच चाहिए कि आप बस जिम चले जाओ। तो मैं कहूँगा रोज़ जिम जाओ। आपको खाने का मन करेगा खराब, मत खाओ। डिसिप्लिन किक इन। पूछिए अपने आप को कि ये क्यों शुरू किया मैंने। ऑलवेज आस्क योर सेल्फ, जब भी आपको कोई गलत चीज़ करने की इच्छा होगी ना, अपने आप को पूछिए वो चीज़ कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या मिलेगा मुझे इससे, क्यों शुरुआत की मैंने इस चीज़ की। ये करने के लिए मैंने 6 महीने जिम में मेहनत की थी ताकि यहाँ के वड़ा पाव खाओ, या ये करने के लिए मैंने मेहनत की थी कि अच्छा ठीक है अब मैं इन शेप आ गया हूँ, अब मैं ये सब चीज़ छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने अपने आप को देख लिया। डिसिप्लिन को कोई एंड नहीं है। डिसिप्लिन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आज अगर आप डिसिप्लिन हो गए हो, उसको कोई एंड नहीं है। करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही जाना है। तो डिसिप्लिन ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने लाइफ में वर्कआउट ज़रूरी है। वर्कआउट, खाना, कोई भी चीज़ हो, डिसिप्लिन। मोटिवेशन पे डिपेंडेंट मत रहिए। एक बार डिसिप्लिन आ गया, सब कुछ रूटीन में आ जाए। पर ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं सुबह अगर जिम जा रहा हूँ और फिर 10 दिन सुबह गया, फिर एक दिन शाम में चला गया, ऐसा कुछ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप जाओ, दिन में कभी भी जाओ, शो अप, या शो अप इन द जिम। कुछ भी हो, दर्द कर रहा है, बॉडी बहुत टाइट है यार भाई, नहीं हो रहा है आज वर्कआउट, मुझसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, जिम चल। पैदल चल लेंगे आज, सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आधे घंटे की स्ट्रेचिंग करेंगे। ओके, कुछ नहीं करेंगे, बस जिम में जाके गप्पे लड़ाएंगे। तो घर पे गप्पे लड़ा रहे हैं, उससे बेटर जिम में गप्पे लड़ा ले, कोई बात नहीं। जिम में रोज़ 1 घंटा वहाँ पे रहना है, खड़ा रहना है। जो भी देखो घर में बैठे बैठे इंस्टाग्राम चलाना है, मैं बोलूँगा चल ठीक है एक काम कर, जिम में आ, 1 घंटा चल ले। वो चला रहा है इंस्टाग्राम, मैं समझ रहा हूँ, बट 1 घंटा चल भी रहा है ना साथ में। धीरे धीरे वो इंस्टाग्राम की आदत भी छूट जाएगी जब उसको रिजल्ट दिखेंगे उस 1 घंटे चलने की वजह से। तो मतलब ऐसा है कि मतलब आपको जिम जाना ज़रूरी है, वर्कआउट करना ज़रूरी है। हर इंसान को खुद को फिट रखने के लिए आपको ना एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। खुद को प्रेजेंट करने के लिए ना ये चीज़ें करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन मस्ट है, मस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, ये पॉडकास्ट आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तेजस लालवानी जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। और हमारे ऑडियंस को आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, जिनको रूटीन और डिसिप्लिन ज़रूरी है जी। सो आप लोग भी डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन में रहेंगे तो पैसा कमाएंगे शायद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।